जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? ओके जी। तो लास्ट टाइम हमने मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं, फिर अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन करना होगा तो फिर आप मुझसे कीजिएगा। लास्ट टाइम हमने जो एक आर्टिकल स्टार्ट किया है, पहले तो जनरल, फिर ज़ाहिर है कि उसकी हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। वो ये था कि अगर कोई फंक्शन अवेलेबल है और एक्स वाई की वैल्यूज अवेलेबल है और हमें पता है कि जो लेफ्ट पर वेरिएबल वो इन्फ्लुएंस होता है राइट साइड के वेरिएबल से, वो इन्फ्लुएंस होता है। लाइक अगर कोई इस तरह की हमने इक्वेशन लिखी हुई हो और हमें कंसर्न हो कि चल रहा है ये वैल्यूज, कि किस तरह से वैल्यूज जो है वो लेफ्ट राइट आपस में रिलेट करती हैं, लाइक कुछ इस तरह की वैल्यूज है, कुछ ऐसे। अब कंसर्न ये है कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी कि वो अगर हम इस साइड पर पुट करेंगे तो वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y या मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ये तो डिपेंड करेगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या है या कंसर्न क्या है, कि क्या मैक्सिमम वैल्यू y की फाइंड करना कंसर्न था या मिनिमम वैल्यू y की जो है वो फाइंड करना कंसर्न था। ये तो डिपेंड करेगा ना ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या बताया गया, जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी कर्व का, अब चूंकि ये सेकंड डिग्री है ना तो हमें पता है ये कर्व बनेगी, लाइन नहीं बनेगी। एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, फर्ज करें मेरे पास डेटा सेट है, ये एक्स वाई है, ये उसका वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। मैंने पॉइंट जरा दूर दूर बनाए हैं और जाहिर है कर्व के ऊपर क्राइम बड़ा करीब होते हैं इस तरह से। एंड देयर आर इन्फिनिट पॉइंट्स ऑन अ कर्व। क्वेश्चन, कोई ऐसी x की वैल्यू बतानी है, कोई ऐसी एक x की वैल्यू जिसको आप राइट साइड पर रखें और जो y की वैल्यू आए आप कहें ये वो मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम। अब हर पॉइंट को, हर वैल्यू को इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं है कि जी इसको रख के देखें, इसे रख के देखें, इसे रख के देखें, इसे रख के देखें। तो एक हिंट दिया गया, एक थ्योरम ने एक हिंट दिया और वो कहा कि जी आप इधर उधर ना तलाश करते रहें। अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव मिलेगा कहीं ना कहीं तो वो कोई ना कोई स्टेशनरी पॉइंट होगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर डेरिवेटिव जीरो हो जाए। क्यों? हमने पढ़ा ये था कि व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट। अगर इधर की बात करें तो वाकई ये तो जीरो हो जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी कि ये वो वाला पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो जाए, और जहां डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा वो स्टेशनरी पॉइंट होगा। वो मे बी एक, मे बी दो, मे बी तीन, मे बी चार, ऐसे भी हो सकता है ना। तो लाजमी तो नहीं एक होंगे या दो होंगे, वो तीन चार पांच छह जितने मर्जी स्टेशनरी पॉइंट हो सकते हैं। तो जो स्टेशनरी पॉइंट होंगे वहां पर डेरिवेटिव जीरो होगा, और ये जो स्टेशनरी पॉइंट होगा अगर तो वो मैक्सिमम या मिनिमम हो तो फिर हम उसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्न हो गया ना कर्व, यहां से टर्न हो गई, यहां से टर्न हो गई, यहां से टर्न हो गई, ऐसे उसे हम टर्निंग पॉइंट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन अगर स्टेशनरी पॉइंट टर्निंग पॉइंट नहीं है, यानी कि ना तो वो मैक्सिमम है ना वो मिनिमम है, तो फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो कल हमने यही चीज डिस्कस की थी कि स्टेशनरी पॉइंट में बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मे बी अ टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट जो है वो टर्निंग पॉइंट जो है वो इट मे बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो स्टेशनरी पॉइंट पॉसिबली तीन तरह के हो सकते हैं, इट मे बी मैक्सिमम, इट मे बी मिनिमम। अगर दोनों में से कोई है तो मिल मिला के वो टर्निंग है, अदरवाइज वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। फिर मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये देखें यहां पर एक टर्न हो गया है, ये मिनिमम है, यहां पर टर्न आ गया, ये मैक्सिमम है, यहां पर भी टर्न हो रहा है, लेकिन ये ना तो मैक्सिमम है ना ही ये मिनिमम है, क्योंकि एक नेबरिंग इसका लेफ्ट है, एक नेबरिंग इसका राइट है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। इसी तरह से मैंने दूसरे ग्राफ में भी यही रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये जो पढ़ने पॉइंट है ये वाला, दिस वन इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टेशनरी पॉइंट पर लाई करेगा। तो स्टेशनरी पॉइंट में भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, स्टेशनरी पॉइंट में भी मैक्सिमम, और स्टेशनरी पॉइंट में भी मिनिमम। तो फिर पहला स्टेप हो गया स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो पहला स्टेप हो गया स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना, और वो इस कर्व का एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, जस्ट वन।
सेकंड डेरिवेटिव में रख के टेस्ट कर लेना। अगर तो वो मैक्सिमम है या मिनिमम है तो वो जो पॉइंट होगा वो उसको हम अकॉर्डिंगली जो है वो कह देंगे कि जी ये टर्निंग पॉइंट है या नहीं है। डिसीजन कैसे करते हैं? आप क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करोगे। अगर तो वो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट पे पॉजिटिव आ गई मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट पे नेगेटिव आ गई मैक्सिमम, और अगर वो जीरो आ गई डोंट से इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, फेल। उसके लिए फिर आपको नेक्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। जैसे इसमें तो डिसीजन हो गया था, एक का डिसीजन हो गया था, ये इसका डिसीजन हो गया था, लेकिन यहां पर जीरो आ गया और हमने लिख दिया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। उसके लिए फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसमें आपने दो पॉइंट लेने हैं, एक लेफ्ट नेबर लेना है, एक राइट नेबर लेना है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव की, लेकिन उधर क्या था, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट पे, और यहां क्या हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेबरिंग पॉइंट पे, नॉट स्टेशनरी पॉइंट बट स्टेशनरी पॉइंट की नेबरिंग से। क्यों वो टेस्ट नहीं बता पाया, उसका एक डिफेक्ट था। हमने कहा चले अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देते हैं जिसमें नेबरिंग पॉइंट लेने हैं। नेबरिंग पॉइंट में अगर तो पॉजिटिव लेफ्ट नेबर पर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आया, चाहे वो 100 आ जाए चाहे 1 आ जाए, और जो राइट नेबरिंग पॉइंट है वहां नेगेटिव आया, तो वो पॉइंट जो सेकंड डेरिवेटिव ने नहीं बताया था वो तो फेल हो गया, उसने तो बताया ही नहीं था क्या है। अब ये जरूर बता के आपको एक्सप्लेन कर सकता है ये कौन सा है। नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो देन मिनिमम, और अगर सिंबल चेंज ना हो, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव से नेगेटिव ही रहता है, तो देन दैट पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लाइक जैसे ये था, इसमें देखें यहां x0 है, ये टर्निंग पॉइंट है, नेगेटिव है, तो x0 पर इस कर्व की मिनिमम वैल्यू आएगी। देखिए कर्व से नीचे नहीं जा रही, और एक और ये पॉइंट इंडिकेट किया जा रहा है, ये वाला। अब ये इसका जो लेफ्ट नेबर है वो इससे कम है, राइट नेबर जो है वो इससे ज्यादा है। जैसे लेफ्ट नेबर जो है वो इससे कम वैल्यू ले रहा है, राइट नेबर इससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू जो 2 आई थिंक, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो ना तो मैक्सिमम है ना ही वो मिनिमम है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहां तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना मुझसे तो पूछे। वो अभी हमने कल आर्टिकल स्टार्ट किया कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the value of y will be maximum, minimum, or that stationary point is just a point of inflection. Anyone? Okay. अच्छा जी, नेक्स्ट है। अब ये एक्चुअली मेन आर्टिकल से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आई कैप ने अपनी बुक में इसको मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए उसको हम कर रहे हैं। नोट ये है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मे बी a point other than critical point. Critical point कहते हैं या stationary point कहते हैं। Point of inflection may be a point other than stationary point. यानी कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो stationary point है वो या मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है या वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, लेकिन नोट है कि लाजमी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको किसी ना किसी स्टेशनरी पॉइंट पर ही मिले। अगर हो सकता है कि उस कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो हो लेकिन वो स्टेशनरी पॉइंट पर ना हो। अब जो पिछला मेथड हमने लगाया है उसके मुताबिक तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट अगर मिलेगा वो जरूर स्टेशनरी पॉइंट पर मिलेगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मिल सकता है, कंफर्म नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टेशनरी पॉइंट के अलावा भी कर्व की किसी और जगह पर भी हो सकता है जो कि स्टेशनरी पॉइंट भी नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मे बी अ पॉइंट अदर देन द स्टेशनरी पॉइंट। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? अगर एग्जामिनर आपको कह देना फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अब अगर आप पहले मेथड में जाएंगे
तो हो सकता है वो स्टेशनरी पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो ही ना, और आप स्टेशनरी पॉइंट को इन्वेस्टिगेट करके कह दो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो फिर आपने डायरेक्टली ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना। वो क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मे बी अ पॉइंट वेयर सेकंड डेरिवेटिव इज जीरो, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाता है वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। लाइक फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। मैंने एक फंक्शन दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चूंकि उसने हमें डायरेक्टली कह दिया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना, इसका मतलब हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड नहीं करने। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 3 बेस पर आ गया, अब आपको पता है किस तरह से। सेकंड डेरिवेटिव लिया, इसको जीरो पुट किया, x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि जी उसको अब टेस्ट नहीं करना, ये स्टेशनरी पॉइंट थोड़ा आया, ये तो डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया। क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी पॉइंट वेयर सेकंड डेरिवेटिव इज जीरो। मैक्सिमम या मिनिमम तलाश करते हुए आपको अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाए तो ठीक है, ये वो वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा जो स्टेशनरी पॉइंट पर होगा। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टेशनरी पॉइंट पर नहीं है और एग्जामिनर कहता है फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो आपने सेकंड डेरिवेटिव को जीरो पुट करके एंड देन वो आपने कहना कि जब कर्व 2 पर पहुंचेगी तो यहां पर स्टेशनरी पॉइंट तो नहीं है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो एक छोटा सा आर्टिकल उसने अलग से भी दिया था कि डायरेक्टली अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से। बहरहाल अब हमें ये आइडिया हो गया कि किसी भी कर्व के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो किस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जरा इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अ स्मॉल कंपनी मस्ट हायर expensive temporary staff to supplement its full time staff। कोई कंपनी है, उन्होंने कुछ अपने परमानेंट एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, फुल टाइम एम्प्लॉइज, लेकिन उन काम ज्यादा है तो वो फिर हायरिंग कर लेते हैं, टेम्परेरी रख लिया, यानी कि उन्हें कह दिया जी कि आपको हम परमानेंट जॉब तो नहीं दे रहे, आप लाइक डेली बेसिस पर हमसे अपनी पेमेंट ले जाया करें। टेम्परेरी स्टाफ 1 महीने के लिए रख लिया, जब काम हुआ बुला लिया, जब नहीं हुआ तो ऑफ कर दिया। कहता है कि जो कंपनी कोई है स्मॉल कंपनी, उनके फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, लेकिन कभी सीजनल काम ज्यादा हो जाता है तो फिर वो टेम्परेरी स्टाफ हायर कर लेते हैं, लेकिन वो जो टेम्परेरी स्टाफ हायर करते हैं वो एक्सपेंसिव है। इट एस्टिमेट्स दैट द मंथली कॉस्ट, तो ये कॉस्ट उसने दी हुई है, मंथली कॉस्ट CX आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज बाय द फंक्शन। जो भी लेफ्ट पर आएगा C, वो डिपेंड करेगा, वो रिलेट करेगा जो इसके अंदर दिया गया है। तो C इज द कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज ऑफ दैट फर्म, कि उस फर्म की मंथली सेल, मंथली तनख्वाहों में कितने पैसे जाते हैं, कहता है ये डिपेंड करते हैं कि उनके फुल टाइम एम्प्लॉइज कितने हैं। तो इतना ही अगर लिखा हुआ हो ना तो ये काफी होता है। दिस विल डिपेंड्स अपॉन C, और राइट पे देखें सिर्फ X आ रहा है ना, आ रहा है, तो अब वो अगर आप बात करें तो आप कह सकते हो कि X जो है वो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉइज कम ज्यादा होने से जाहिर है उनकी जो मंथली उनकी सैलरी का बिल बनेगा वो कम ज्यादा बनेगा। अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसने, हमने नहीं बनाया, हमें पता भी नहीं है ये किस तरह से उसने हमें बना के दे दिया है। तो कभी हमें कॉस्ट फंक्शन खुद बनाने के लिए कहेगा तो फिर वो इंग्रेडिएंट देता है, हम खुद बना लेंगे, और कभी हमें वो पकी पकाई जैसे खीर नहीं मिल जाती, तो जस्ट लाइक इस वक्त उसने बना बनू के हमें दे दिया, तो हमें इसकी फिक्र ही नहीं है कि ये कैसे बना है, कहां से बना है, उसने खुद ही बना के दिया, दैट्स फाइन। वेयर X इज द नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज, हाउ मैनी, कितने, हाउ मैनी फुल टाइम एम्प्लॉइज शुड द कंपनी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अब ये आ गया, उसने कॉस्ट को क्या करना है, कहता कितने फुल टाइम एम्प्लॉइज रखें कि उनकी कॉस्ट जो है, उनकी मंथली कॉस्ट, जो मंथली सैलरी में उनको पैसे देने पड़ रहे हैं, वो रख। आप कहें जी कोई भी ना रखें फुल टाइम, क्योंकि डिपेंड तो सिर्फ X पे किया हुआ है, डिपेंड सिर्फ X पे किया हुआ है, आप कहें जी कोई भी ना रखें, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी ना रखेंगे, काम कौन करेगा, फुल टाइम एम्प्लॉइज नो है ही नहीं, टेम्परेरी स्टाफ वो तो है ही एक्सपेंसिव, तो कॉस्ट तो बढ़ गई ना, ठीक है ना। आल्दो उनका जिक्र नहीं है, लेकिन वो फंक्शन ही उसने ऐसा बनाया हुआ है कि अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉइज एक लिमिट से
कम करेंगे ऑटोमेटिकली इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और वो कॉस्ट होगी आल्दो इसका जिक्र नहीं है लेकिन टेम्परेरी स्टाफ की वजह से, ठीक है ना। तो आपको मैं सिर्फ एक आइडिया जनरेट कर रहा हूं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वरना फॉरन क्या देते जी फुल टाइम एम्प्लॉय रखेगा ना, कॉस्ट को जीरो सैलरी देनी पड़ेगी तो कम तो हो गई, काम कौन करेगा ना। अब वैसे भी जरा जीरो पुट करके देखें, यहाँ पर देयर इज नो फुल टाइम एम्प्लॉय इन दैट फर्म, ये सॉल्व भी नहीं हो सकता। 16,000 ओवर जीरो नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। हाँ आप कहें ये वाकई ये तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता ना। बस ये हमने ये ऐसे नहीं है तुक्के लगा लगा के एक्स को देखना, हमारे पास एक प्रोसीजरल वे अवेलेबल है। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में देख लिया करें हमें क्या चाहिए, मिनिमाइज द कॉस्ट, क्या करना है, फाइंड द फुल टाइम एम्प्लॉइज। तो क्वेश्चन बन गया फाइंड एक्स दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज, क्या करे वो एक्स मिनिमाइज करे, किसको, कॉस्ट। तो आपको पहले ये कॉस्ट फंक्शन बनाना है, बना हुआ है ये तो हमारे पास बना हुआ है, बाकी ठीक हो गया। अब इस कॉस्ट फंक्शन के ऊपर आपने दो स्टेप कर देने, क्यों, ऑप्टिमाइजेशन तरीका पढ़ लिया है, पहला स्टेप कर दिया तो उसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्या था पहला स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है तो वो आंसर आ गया 250 माइनस 16,000 बाय एक्स स्क्वायर, पुट इट टू जीरो ताकि हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड कर सकें। इसको जीरो के बराबर पुट किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और एक्स इज इक्वल टू 8। आल्दो यहां पर आना चाहिए था एक्स इज प्लस माइनस 8, जनरल क्वेश्चन में तो ठीक था, लेकिन यहां पर एक्स क्या चीज है, नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज, तो फिर माइनस साइन को साथ लेके चेक करना तो वैसे फजूला, ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो एक ही स्टेशनरी पॉइंट रह गया। अब ये सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट है, पता नहीं ये मैक्सिमम है, पता नहीं ये मिनिमम है, इट मे बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दे। सेकंड डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया इसका, पुट इट वैल्यू ऑफ 8, आंसर इज पॉजिटिव, हमें नहीं चाहिए कि कितना आंसर आया, 3,000 आया, 3 लाख आया, 30,000 आया, इससे हमें कंसर्न नहीं है, आंसर इज पॉजिटिव। सो इफ द फर्म हैव 8 फुल टाइम एम्प्लॉइज, its salary will be, monthly cost of the salary will be minimum, monthly cost will be minimum if the company hire 8 full time employees। 8 अगर वो एम्प्लॉय हायर करते हैं देन उनकी जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आएगी। अच्छा आल्दो इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा उसने, बस इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, हाउ मेनी फुल टाइम एम्प्लॉइज शुड द कंपनी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, हमने आंसर कर दिया, तो कंपनी मस्ट हैव 8 फुल टाइम एम्प्लॉइज फॉर मिनिमम। अब वो क्वेश्चन ये भी कर सकता था कि व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। देखे ना, मैं अगर फर्ज करो आपको कहूं कि जी पिछले एक वीक में किस दिन टेम्परेचर सबसे कम था, तो आप कहें जी थर्सडे को, लाइक थर्सडे को सबसे मिनिमम टेम्परेचर था, तो क्वेश्चन हो सकता कितना था, 30 डिग्री था, 32 डिग्री था, तो फिर यहां पर भी वो क्वेश्चन आपसे एक तो वो ये कह सकता है कि कितने फुल टाइम एम्प्लॉइज रखेंगे तो कॉस्ट मिनिमम आएगी, और वो ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि जी वो मिनिमम कॉस्ट तो चले आ गई, आपने बता दिया 8 एम्प्लॉइज से आई, वो होगी कितनी, तो ये तो हमें कंफर्म है ना कि 8 एम्प्लॉय की कॉस्ट ही मिनिमम है, तो 8 एम्प्लॉय की टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लो, 8 एम्प्लॉय की टोटल कॉस्ट जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर लें, और वो बनती है $4,100 है या क्या है वो बता। आप कहें जी कि 7 एम्प्लॉय, चेक करके देखें 7 एम्प्लॉय की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, तो चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि 7 इसका नेबरिंग है ना, आप ऐसा चेक कर लें, क्योंकि मुझे तो ये चीज क्लियर हो गई कि जी 8 एम्प्लॉय रखने से कॉस्ट कम आएगी, 7 अब रख के देखने ज्यादा आएगी, 9 रख के देखने ज्यादा आएगी, फंक्शन ही ऐसे बना हुआ है, फंक्शन ही ऐसे बना हुआ है। और इस चीज को ग्राफ तो बहरहाल आपने ड्रॉ नहीं करना, लेकिन इस चीज को मैंने पोर्ट्रेट भी किया हुआ है, ये बताया गया कि जी अगर आप 2 फुल टाइम एम्प्लॉय रखेंगे तो आपकी कॉस्ट ये आएगी, आप कहें जी 2 की इतनी क्यों आ रही है, वो फंक्शन ही ऐसा बना हुआ है, बाकी इसमें टेम्परेरी स्टाफ की कॉस्ट आ गई, ठीक है ना, तो हम तो यही कहेंगे ना मंथली कॉस्ट, ये मंथली कॉस्ट इतनी होगी 2 एम्प्लॉइज की। फिर कहता 4 फुल टाइम एम्प्लॉइज रखेंगे तो कॉस्ट कम आई, इसलिए आप कहें जी 4 को तो ज्यादा तनख्वाह नहीं देनी पड़ी भाई, फिर बहुत सारे टेम्परेरी स्टाफ निकाल दिया गया होगा, जहां 3 टेम्परेरी स्टाफ रखे हुए होंगे उनको निकाल के पैसे बच गए, तो वहां 2 जो है वो फुल टाइम रख लिया। अच्छा 6 किया तो इसका मतलब टेम्परेरी स्टाफ और कम कर दिया होगा,
8 किया तो इसका मतलब टेम्परेरी स्टाफ और कम कर दिया होगा। आप कहें जी कि फिर अगर 10 कर रहे तो अब क्यों बढ़ रही है? अब काम ही नहीं था, आपने एक लिमिट से ज्यादा रख लिए। भी काम ही 8 बंदों का था, आपने ऐसे 10 बंदे तनहा के, वो क्या कहते हैं, काम के ना काज के दुश्मना नाच के रखे हुए हैं आपने। एक घर में या एक जगह पर काम ही सिर्फ 2 बंदों का है, आप उसकी जगह 20 बंदे रख लें, तनहानी देनी उसको, और बढ़ गया ना। चाहे आपने टेम्परेरी स्टाफ रखा ही नहीं है, लेकिन आपने फजूल अगर हायरिंग की हुई है, जैसे आजकल वो क्या PIA में वो हम पढ़ रहे हैं कि पता नहीं टोटल जहाज शायद 32 हैं उनके पास, और चलाने वाले ड्राइवर जो है वो मेरा ख्याल है कोई 450-500 के करीब बता रहे हैं। तो क्या है, वो तनहाई दे रहे हैं ना, प्रॉफिट में तो जा रहा है, ज़ाहिर है कस्टमर आप कहते हैं इतना इतना तो पैसा जाता किधर है, पैसा इधर जाता है। 32 लोग सिर्फ चाहिए, 232 रखे हुए, तो 200 लोगों को पैसा कहां से दे रहे हैं ना। तो इस तरह से उनकी पर मंथ कॉस्ट बढ़ गई फुल टाइम एम्प्लॉय रखने से। तो बहरहाल ये ग्राफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हो क्या रहा। वन एग्जाम पे तो चीज आती ना, ऑल्दो दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, लेकिन थोड़ी सी समझ आती कि अच्छा ये हो रहा था। और ये कहाँ है, ये बस उसने फंक्शन में ऐसे फंक्शन बनाया हुआ है कि अगर एक लिमिट से फुल टाइम एम्प्लॉइज कम रखेंगे इसकी कॉस्ट बढ़ेगी बिकॉज ऑफ टेम्परेरी स्टाफ की पे, और अगर एक लिमिट से ज्यादा रख लेंगे तो फिर इसलिए बढ़ेगी कि बिकॉज आपने ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉय रख ले, उनको तनहाई जो है वो ज्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है ना। तो ये एग्जाम का ही क्वेश्चन था, लेकिन ग्राफ नहीं। मैं तो सिर्फ आपको जरूरत नहीं है इसको सोचने की कि एग्जाम में भी सोचने की जी 8 के, बस आपने बता दिया जी 8 एम्प्लॉय रखें। अब वो क्या कहते हैं आपको आम खाने से गर्ज है, घुटनियां गिनने से क्या, कि जी क्यों कम हो रही है, क्यों ज्यादा हो रही है। ये इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे ना, फिर ये सारी चीजें उधर डिस्क्रिप्शन में आएंगी, डिस्क्रिप्टिवली आप पढ़ोगे कि क्या हो रहा है। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी वेरीज विद द प्राइस। ज़ाहिर है ये हमें पता है कि किसी कंपनी की जो डिमांड है वो प्राइस के साथ वेरी करेगी। दैट द कंपनी चार्जेस फॉर द प्रोडक्ट, चीजें महंगी कर देंगे लोग कम खरीदेंगे, चीजें सस्ती कर देंगे लोग ज्यादा खरीद लेंगे। लेकिन चीजें सस्ती कर देंगे प्रॉफिट कम होगा। हाँ, 10 रुपए का बेच रहे थे, अब वो सस्ती की हुई है 8 रुपए का कर दिया है, तो क्यों 8 रुपए का, बाकी क्या गया, आपने अपना प्रॉफिट छोड़ दिया ना, प्रॉफिट आपने कम कर दिया है। चीजें महंगी बेचेंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन चीजें महंगी हैं तो बिकेंगी नहीं, लोग नहीं खरीदेंगे। आप कहेंगे मैं 10 रुपए की चीज चले 100 रुपए की बेच देता हूँ, प्रॉफिट तो ज्यादा आएगा, नहीं बिकेगा। लोग कहेंगे 100 रुपए की क्यों लेनी। हाँ ठीक है, ये बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, जैसे वो मास्क की बात हो रही थी कि उसकी डिमांड और सप्लाई, तो ये सारी चीजें आप बाद में पढ़ लोगे। द फर्म एस्टिमेट दैट एनुअल टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू कमाई कितनी टोटल हुई, अभी खर्चा नहीं उसने निकाला अपना। टोटल रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस इज गिवन एज। आपको याद है कि रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है और रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी लिखा जा सकता है। अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे तो वैसे तो डेफिनेशन ये है, लेकिन फिर हम पी को रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन जब आप टर्म्स ऑफ प्राइस लिखेंगे तो डेफिनेशन अब भी वही लिखेगी, लेकिन अब आप एक्स को रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, इस एग्जांपल में उसने हमें रेवेन्यू फंक्शन बनाने के लिए नहीं कहा, खुद ही बना के दे दिया है। ये बना के ना दे, खुद बनाना है, बना के दिया हुआ, दैट्स फाइन। अब ये आप कहेंगे रेवेन्यू में तो राइट साइड पे एक्स होता है, दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, उस पर डिपेंड करता है आज कितनी कमाई की। तो ये उसने रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ प्राइस, और लिखा भी हुआ है इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो दिया जा सकता है। कहता है डिटरमिन द प्राइस दैट शुड बी चार्ज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज टोटल रेवेन्यू। निशान लगा लिया मैंने, ये करना है और प्राइस फाइंड करनी है। क्वेश्चन को जरा सिंपल करके लिख लिया मैंने साइड पे, फाइंड पी, क्या करे, दैट मैक्सिमाइज किसे करे, रेवेन्यू। तो ये फंक्शन आपको पहले बनाना है, रेवेन्यू फंक्शन बना हुआ है, मिल गया हमें, ओके ठीक हो गया। अब इसके ऊपर 2 स्टेप का प्रोसीजर कर दे, आता ना मैं 2 स्टेप का प्रोसीजर, 2 स्टेप प्रोसीजर। पहला स्टेप क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, पुट इट टू 0 कर दिया। जब 0 के बराबर पुट किया तो P5 आ गया। It is just a stationary point, maybe maximum, maybe minimum, or it may be just point of inflection. Second derivative find किया, -100, P की वैल्यू इसमें 5 पुट की, इसमें P है ही नहीं, माइनस, दैट इज नेगेटिव, और हमें पता है नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम एट P5। अगर वो कंपनी अपनी पर यूनिट प्रोडक्ट की कीमत 5 रुपए या 5000 रुपीज रख लेने, रुपीज में है,
₹5 अगर आपने वो कीमत रखती है कंपनी, तो उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा। आप कहें जी ₹4 रख दे, तो फिर जाहिर है ₹5 की बेच रहा है और ₹3 की बनी थी, तो ₹2 हर आइटम में प्रॉफिट ले रहा था। और अगर वो ₹4 की बेचता है, तो कॉस्ट तो बनी तो ₹3 थी, तो रेवेन्यू तो कम मिलेगा ना। एक चीज उसने 5 चीजें हैं, ₹5 की बेच रहा, 25 मिली। अगर वो 4 की बेच दे तो 20 रेवेन्यू तो कम हो गया ना। आप कहेंगे फिर ज्यादा करे, ₹10 की बेचे, ठीक है कर दे ₹10 की, बिकेगी नहीं। ₹10 महंगा कर दिया, बिकेंगी तो रेवेन्यू आएगा, चीजें महंगी होगी बिकेंगी नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बस सारा कुछ इसी में, सब कुछ इसी में है। एक लिमिट से कम करेंगे पी, रेवेन्यू कम हो जाएगा। एक लिमिट से पी को बढ़ाएंगे, रेवेन्यू फिर कम हो जाएगा। आपको यही तो पूछ रहा है कि पीक बस कितना होना चाहिए, जो ना कम हो ना ज्यादा। इसे हम कहते हैं ऑप्टिमम, ऑप्टिमाइज। डॉक्टर मेडिसिन देता है ना, अगर वो उसकी मेडिसिन में जो दे रहा है, अगर वो एक स्ट्रेंथ से कम मेडिसिन देना, तो पेशेंट के लिए वो उसका कोई फायदा नहीं होता। अब उसका जर्म या उसके ऊपर जो अटैक होता है या जो इन्फेक्शन होती है वो ज्यादा सीवियर होती है। मेडिसिन तो ठीक है, लेकिन उसकी डोज या स्ट्रेंथ कम है, फायदा नहीं है। अच्छा, एक लिमिट से ज्यादा कर दे, आप कहें चलो ठीक है इसको 100 मिलीग्राम, वो बंदा ये फुड़क जाना है, वो उसके लिए ज्यादा डेंजरस है। तो एक लिमिट से कम का कोई फायदा नहीं, एक लिमिट से ज्यादा कोई फायदा नहीं। तो डॉक्टर कहता जी मैंने आपकी डोज सेट करनी है, ऑप्टिमम डोज, ना ज्यादा हो ना कम हो, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम ऑप्टिमम वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं पी की। ना ये हो कि इतना बढ़ा दें बिके ही ना, तो प्रॉफिट रेवेन्यू कहां से आएगा, या इतना काम कर दें बिक तो जाए, लेकिन सस्ती चीजें बिक तो जाएगा लेकिन फायदा कोई नहीं है। तो हमने बहाल फाइंड कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट था उसने कहा एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेवेन्यू। ये तो पता चल गया कि P5 रखने से हमें मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न होगा। होगा कितना, कितना उस वक्त रेवेन्यू आएगा अगर आप पी की कीमत 5 रख देते, तो उस वक्त 1250,000। आप चेक कर लें, इस आर में 6 रख के देख लें। आप कहें जी मैं खुद ही अपनी जरा तसल्ली के लिए ₹6 की इसकी कीमत करके देखता हूं कि अब कितना उसका टोटल रेवेन्यू होगा। तो आप नोट करोगे 6 अगर आप रख के देखोगे तो 1250 से नीचे आ जाएगा। और वो रीजन क्या है, आप कहें जी आप कह तो रहे चलो समझ भी आ रही है कि होगा कहीं, वो कहां पर है, ये देखिए नेगेटिव है ना, नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, आप जितना इसको बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे 7, 8, 9, 10 करेंगे, उतना ही ये पोर्शन का आंसर बढ़ेगा और ये नेगेटिव हो रहा है रेवेन्यू में से, रेवेन्यू कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हैं। हाँ यहां पर ठीक है, इधर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही इधर बढ़ने से कम भी होगा, तो ये मैनेज होना चाहिए। तो इसलिए तो हमें चक्कर में नहीं पड़े कि क्या क्या करके देखे। हमने कहा कि प्रोसीजर हमारे पास है, हम डायरेक्टली उस प्रोसीजरल वे पे जाते हैं और फाइंड कर देते हैं। अच्छा, इस तरह का प्रॉब्लम होना साइड पर लिख लिया करें, क्या फाइंड करना, किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। वो फंक्शन बनाया, 2 स्टेप का प्रोसीजर लगा दिया, प्रॉब्लम सिंपल। और अक्सर आ रहे हैं ये रूटीन में आ रहे हैं। ये ऐसे ही अगेन $1 की चीज बेच रहा था, कहता जी $1 की, ₹1 की बेचेंगे, टोटल ₹450 का उसे रेवेन्यू आएगा। लेकिन अगर वो एक की बजाय ₹2 कीमत कर दे तो फिर ₹800 रेवेन्यू बनेगा इसके तहत। ₹3 कर दें 1250, 1050 बनेगा। ₹4 कर दें और बढ़ गया 1200 बनेगा। ₹5 कर दें 1250 बनेगा। अब ₹6 किया, देखें 1200 हो गया, कम हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, क्या रीजन है जी कम क्यों आ रहा है। दिस बिकॉज ये चीजें बढ़ ही नहीं रही, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है ये फैक्टर इसमें से कम भी होता है, अकोमोडेट हो रहा होता है साथ साथ। जी, अगर कोई क्वेश्चन आपने करना है, 2 स्टेप का प्रोसीजर क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, सिंपल है ना। मतलब उसमें आपको डेरिवेटिव भी देखें बड़े आसान से आते हैं और बड़ा सिंपल सा प्रोसीजरल वे है। टेस्ट भी शायद कभी फेल नहीं हो रहा, बस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती जा रही है। Suppose that the demand and cost function of a product are, demand function दिया हुआ है और cost function दिया हुआ है। This one is the demand function, इसे price function भी कह देते हैं, and this one is the cost function. Okay, कहता है determine the level of output production, Q कह दिया उसने, X नहीं कहा, Q क्या कोई बात नहीं, for which profit is maximized. तो question है find Q क्या मैक्सिमम हो, प्रॉफिट। ओके,
ये फंक्शन बना दे, 2 स्टेप का प्रोसीजर लगा दे, लेकिन प्रॉफिट फंक्शन तो है ही नहीं हमारे पास, है कहीं कहीं भी नहीं है। तो एक का मतलब है कि अब थोड़ा सा काम हमें खुद करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले क्या था, बनी बनाई चीज मिली, अब क्या है, चीजें बनी बनाई नहीं है, इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, तो हमने बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, आता है हमें प्रॉफिट फंक्शन बनाना। तो प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो तो शायद है हमारे पास रेवेन्यू, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसमें से ये तो है इंग्रेडिएंट, रेवेन्यू इंग्रेडिएंट भी बनाना पड़ेगा। और क्योंकि ये रूटीन में इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखा जाता है, रिप्लेस पी, ठीक है, पी भी अवेलेबल है। अब इस चीज की हमें प्रैक्टिस है, ठीक है ना। मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं कि आपको पहले पोर्शन में यही तो सिखाया था कि जी मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट अगर हो तो कैसे आपने बनाना है। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि आप यहाँ से प्रॉफिट फंक्शन जो है वो बना सकते हैं। क्या है, कंस्ट्रक्ट द प्रॉफिट फंक्शन एंड मैक्सिमाइज इट बाय यूजिंग द 2 स्टेप प्रोसीजर। बना दिया हमने प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन के लिए मुझे पहले क्या चाहिए था, रेवेन्यू फंक्शन, ये मेरे पास आ गया रेवेन्यू फंक्शन। फिर यहां से प्रॉफिट फंक्शन, कैसे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसके बाद जब फंक्शन बन गया प्रॉफिट का, तो 2 स्टेप का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया Q908, लेकिन ये सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट है, डोंट से कि ये पता चल गया जी यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। सेकंड डेरिवेटिव लिया -4.4, नेगेटिव, पता चल गया, कंफर्म हो गया कि अगर वो कंपनी 908 यूनिट सेल करती है देन उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर वो ये भी पूछता है कि अमाउंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट बताएं, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया ना, यहां से ये कंफर्म हो गया कि 908 यूनिट से प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, 908 यूनिट से, और यहां 908 रख दीजिएगा, क्योंकि 908 यूनिट का जो प्रॉफिट आएगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो 908 यूनिट से जो प्रॉफिट मिलेगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो होगा 1,814,147। अच्छा जी, बी पार्ट है उसका, प्राइस एट विच मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स। अच्छा, यहां पर हम लोग ना इसे कंफ्यूज करेंगे, कैसे, अगर मैं उसी तरह से कहूं फाइंड पी मैक्सिमम प्रॉफिट, आप कहें जी हम पहले बना लेते हैं प्रॉफिट फंक्शन, चले वो बना भी हुआ है, हमने बनाया भी हुआ है, दिस वन इज द प्रॉफिट फंक्शन। और अब क्या करने हैं, पी की कौन सी वैल्यू इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। अब जरा नोट करें, राइट साइड पर इस प्रॉफिट फंक्शन क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, पी तो आ ही नहीं रहा। हम पी कैसे फाइंड कर सकते हैं, बस क्यों ही फाइंड हो सकता है, पी फाइंड ही नहीं हो सकता, क्यों, उसकी राइट साइड पे इस वक्त पी है ही नहीं, तो पी फाइंड कैसे हो सकता है। अब आपने प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करना है, आप कहें जी पी नहीं, क्यों बता सकते हैं, तो चले पहले क्यों ही फाइंड कर ले, वो तो किया हुआ है। आप कहें जी वो तो प्रॉब्लम पहले ही हमने सॉल्व की, यस, तो फिर इसका कैसे फाइंड करना है। 908 यूनिट आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे, इस 908 को आप यहां पर पुट करके पी फाइंड करेंगे, ये वो वाला पी होगा। अगर ये क्वांटिटी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी तो इतनी कीमत आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो देगी, तो आपने उसको सप्लाई फंक्शन में रख देना, प्राइस एट विच मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स। देखें कोई मैंने वो सारा प्रोसीजर रिपीट नहीं किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ, अच्छा ये ना मेरा ख्याल है, मैं देख भी रहा था इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 0 नहीं है, 400 है, चेक कर लीजिएगा, नहीं 400, ठीक है, वो सिंप्लीफिकेशन में वो आ गया, सिंप्लीफिकेशन में वो, इसको बाहर चेक कीजिएगा, मेरा ख्याल है कि कहीं गड़बड़ है। 9082 ये इधर 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 मिसिंग है, इस साइड पर मिसिंग, इसको भी ठीक कर लेते हैं, बनना ये, क्योंकि वो 1800 तो वही बन जाता है। जी अब ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट जो है वो वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते,
डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, हमें क्यू ही फाइंड करना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू अलबत्ता यहां पर रखने के बाद आप बता सकते हो कि 908 जो है 908 आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा, और अगर वो प्राइस पूछता है तो वो बनती है 2184 रुपए। एक आइटम की प्राइस रख दे, बिक जाएंगे और प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा। अगर इससे कम बेचोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा कीमत रख दोगे तो बिकेंगे नहीं, रेवेन्यू नहीं आएगा। ये है एक मेथड। अभी तक तो हम यही पढ़ रहे हैं सारा कुछ ही। एक मेथड और है, लेकिन ये जो सेकंड मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमम फाइंड कैसे करते हैं। यानी कि एक तो ना जनरल 2 स्टेप का प्रोसीजर, तो चाहे वो प्रॉफिट हो, सेल हो, रेवेन्यू हो, एवरीथिंग बिल्कुल हर जगह ही वो 2 स्टेप का प्रोसीजर, और प्रॉफिट के लिए भी कर लिया हमने। लेकिन अगर सिंपली ये क्वेश्चन हो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां पर हो सकती है, प्रॉफिट कहां पर मैक्सिमम हो सकता है, 2 स्टेप का प्रोसीजर आप अवॉइड कर सकते हो, और एक थ्योरम समझ ले, एक रिजल्ट समझ लें इकोनॉमिक्स का, और ये है कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए वहां प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। देखिए मैंने 2 स्टेप प्रोसीजर किया ही नहीं यहां पर। वहां जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल आ जाए वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। जितना जितना रेवेन्यू में चेंज आई उतना की कॉस्ट में भी चेंज आई, मतलब जितने का बना उतने का बेचा, अब कितना प्रॉफिट बढ़ा जी, बढ़ ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा। या इसको आप ये कह सकते हो जहां पर मार्जिनल प्रॉफिट जीरो हो जाए, ठीक है ना, मैंने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को भी उस साइड पे ले जाए तो यहाँ जीरो आ गया, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये मार्जिनल प्रॉफिट लिखा हुआ है। जब प्रॉफिट में चेंज आनी खत्म हो जाती है, देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट, चीजें बेच तो रहे हैं तो प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा, जितने की बना रहे थे उतने की बेच रहे हैं, तो फिर तो आप कहेंगे इसका मतलब जो कुछ कमाना था कमा लिया, कमा लिया। तो ये भी एक रिजल्ट आप यूज कर सकते। क्या प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम वेयर मार्जिनल प्रॉफिट इज जीरो, तो ये 2 स्टेप का प्रोसीजर भी अवॉइड कर सकते हो। तो पहले मैंने मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट की, कैसे, डेरिवेटिव ऑफ द कॉस्ट, देन मैंने मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट किया, डेरिवेटिव ऑफ द रेवेन्यू फंक्शन, देन इक्वेट कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, डायरेक्ट किया। इसको नहीं चेक करना, ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं आया, ये कंफर्म पॉइंट आया है कि यहां पर जाके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो स्टेशनरी पॉइंट नहीं आया, ये आल्दो यहां पर स्टेशनरी पॉइंट आया था, लेकिन ये कंफर्म पॉइंट आ गया है कि जी यहीं पर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा, और इसको कोई आपने चेक नहीं करना कि ये सेकंड डेरिवेटिव रखना, मैंने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड ही नहीं किया, ठीक है ना। और ये प्रोसीजर हर एक के लिए नहीं यूज कर सकते, ओनली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। एट अ प्राइस ऑफ 12 पर यूनिट, अगर 12 उसकी एक आइटम की कॉस्ट रखी जाए, प्राइस हो, एक्सपेक्टेड एनुअल सेल डिमांड इज 300 यूनिट्स, annual sales demand falls or increase by 2000 unit for every 0.5 increase or reduction in price. Marginal cost is 2. Marginal cost is 2. Find the quantity and price for maximum profit. Q और बाद में वो P भी पूछ रहा है, वो हमें पता है, वो P हम वैसे निकाल लेंगे। फाइंड Q मैक्सिमम प्रॉफिट, ये क्वेश्चन है। आप कहेंगे पहले तो फिर प्रॉफिट फंक्शन बनाना है, बिल्कुल सही है, प्रॉफिट फंक्शन बनाना है। अब प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट चाहिए, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट चाहिए। रेवेन्यू के लिए क्या चाहिए, ये तो आगे स्टोरी चलती जा रही है, एक्स लिखा चले जो भी है, यहां ये पी रिप्लेस करना पड़ेगा। इस पी के लिए क्या रिक्वायर है, डिमांड फंक्शन। तो कहानी यहां पर जाके खत्म हुई है कि यहां से हम स्टोरी, यानी कि ये ऐसी एग्जांपल आप समझ लें जो पीछे स्टेप किए थे सारे इसमें कवर होंगे।
डिमांड फंक्शन से पी आएगा, पी से आर आएगा, आर से पी प्रॉफिट बनेगा, फिर ये हमारा, हम यहां तक इस स्टेप तक पहुंचेंगे। कभी एग्जामिनर ना बीच में बस क्या देता है जी, रेवेन्यू फंक्शन बना दे, ऊपर बड़ा डेटा दे देता है, तो कभी वो डायरेक्टली पूछता है डिमांड फंक्शन बना दे। हमने वैसे डिमांड फंक्शन बनाए हुए हैं, तो पहला काम तो होगा डिमांड फंक्शन। ये डेटा दिया हुआ उसने, ये डेटा दिया हुआ है, डिमांड इक्वेशन। प्राइस अगर 12 हो, डिमांड 300,000, कहता प्राइस में अगर आप 0.5 की इंक्रीज कर दे, डिमांड कम हो जाएगी। कितनी डिमांड कम होगी? 2000 यूनिट की। याद आ गया? ये 2 पॉइंट्स बन गया। डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। डिमांड फंक्शन, हाउ टू मेक अ डिमांड फंक्शन, ये प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। फाइनली ये डिमांड फंक्शन बन गया। अब ये आपके पास डिमांड फंक्शन बन गया। इस डिमांड फंक्शन से आप रेवेन्यू फंक्शन बनाने के लिए प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे पहले, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। चलें, मैं अब समझता हूं कि प्राइस आ गई है मेरे पास। प्राइस मेरे पास आ चुकी है, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस। अब मसला है कॉस्ट कहां से आएगी? ये तो मार्जिनल कॉस्ट है, ये तो मार्जिनल कॉस्ट है। कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट पे कब कैसे पहुंचे थे? डेरिवेटिव से। लेकिन हमें मार्जिनल कॉस्ट नहीं, कॉस्ट चाहिए, तो फिर मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट तक आना वापस, ताकि कॉस्ट मिले ना। मार्जिनल कॉस्ट मिली हुई है। एंटी डेरिवेटिव, इंटेग्रल कहते हैं इसे, एंटी डेरिवेटिव, उलट उसका मुश्किल है। तो फिर क्या करें? अब मसला ये है, क्या हमारे पास ये एक ही मेथड है प्रॉफिट मैक्सिमम करने वाला? एक और भी तो पढ़ा है आपने। अब देखें यहां पर दूसरा मेथड ही अप्लाई होगा, ये वाला। इसके लिए क्या चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट ऑटोमेटिकली अवेलेबल है, दी हुई ना 2। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए पहले मैंने मार्जिनल फंक्शन बना दिया, रेवेन्यू फंक्शन बना लिया। ये देखें, ये रेवेन्यू फंक्शन बन गया। जब ये रेवेन्यू फंक्शन बन गया, दिस वन, फिर आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। इसका डेरिवेटिव जो क्यू का 1 आ गया और इसका 2Q आ गया, 2 इधर आ गया और मल्टीप्लाई हो गया। ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू, ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मेथड 2 कहता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी पहले मेथड से हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, वो तो बन सकता है, कॉस्ट फंक्शन चाहिए। आल्दो आपके अगर कोर्स में होता तो हम फिर एंटी डेरिवेटिव लेके वो 2 का मैंने बना लेना था, लेकिन चूंकि था नहीं तो इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया। हमने कहा हमारे पास सेकंड चॉइस जो है, तो ये ज़हन में रखना है, देयर आर 2 चॉइसेस टू फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट, construct the profit function, apply the 2-step procedure. Second, according to the rule of economics, profit will be maximum where marginal profit is equal to 0. इसको ऐसे ही क्या लिया करें, एक ही बात है ना। ये मार्जिनल रेवेन्यू है, इसमें से मार्जिनल कॉस्ट माइनस करेंगे उस साइड पर 0, तो ये क्या चीज है? ये मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी। A major hotel is planning a gala dinner, वो डिनर प्लान कर रहे हैं, at which there will be up to 800 places available. वो डिनर अरेंज कर रहे हैं, सीटें उनके 800 लोगों के लिए, वो कहते हैं जी प्लेस हमारे पास है। The initial idea was to charge $1,000 per person. उन्होंने कहा जी कि 1,000 रुपया की टिकट हम रखते हैं, गाला डिनर कर रहे हैं, हमें ज्यादा पैसे आएंगे। एंड at this price the hotel would expected to sell 600 tickets. उनके ज़हन में है, मतलब उन्होंने किसी तरह से प्रीवियस डेटा से ये गेस किया है कि अगर वो 1,000 टिकट की प्राइस रखते हैं तो वो समझते हैं कि ऐसा से हमें एक्सपेक्टेड है कि 600 टिकट हमारे सेल हो जाएंगे। The market research suggests that for every $50 increase or reduction in ticket price, उनका जो मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट है वहां पर वो उन्होंने को थोड़ा सा इसको एस्टिमेट किया है। कहते जी अगर 50 रुपए भी अगर आप एक टिकट की कीमत बढ़ा दोगे, टिकट कहता शायद कम सेल हो। द डिमांड का मतलब क्या है? टिकट सेल में एक्सपेक्टेड टू सेल दिस वन, ये डिमांड है ना। पहले
इतनी अगर कीमत रखेंगे तो वो कहता है इतने टिकट सेल होंगे, और अगर 50 रुपए कीमत ज्यादा करेंगे तो उनके ख्याल के मुताबिक 20 टिकट जो है वो कम सेल होंगे, और अगर वो 50 रुपए कम कर देंगे उनके ख्याल के मुताबिक 20 टिकट ज्यादा सेल होंगे। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। द वेरिएबल कॉस्ट पर पर्सन फॉर द डिनर विल बी 250। अब ये एक वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, यानी कि अगर आप कॉस्ट फंक्शन की बात करें, a प्लस b और x, फिक्स कॉस्ट, और ये आपके पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया। क्वेश्चन क्या था, खत्म कर दिया। क्वेश्चन था ही नहीं शायद, एक मिनट में चेक करने दें क्या मिसिंग क्या हुई है इसमें से। एक्चुअली क्वेश्चन तो मिस हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए एक टिकट की प्राइस कितनी रखें। ये क्वेश्चन था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए एक टिकट की कितनी की वो कीमत रखें कि उनके मैक्सिमम टिकट सेल हो जाए, मैक्सिमम टिकट की सेल हो जाए। अब ये डेटा आपको बता रहा है, ये तो डिमांड फंक्शन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो रेवेन्यू की तरफ जाना है, तो रेवेन्यू से पहले तो डिमांड फंक्शन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। आपको याद है डिमांड फंक्शन का स्ट्रक्चर, मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर पर फीड किया और ये डिमांड फंक्शन आ गया। डिमांड फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन बना लिया, कैसे, P इंटू एक्स, और P की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर, ये आ गया आपके पास रेवेन्यू। चलें, एक हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा है वो हमें कॉस्ट फंक्शन बनाना है, और कॉस्ट फंक्शन का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, लेकिन ये फिक्स कॉस्ट होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होते हैं। यहां वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 250, कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है 250 और एक्स। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, क्वांटिटी फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअली यहां पर मिस हो गया, मैं उसको ठीक कर लूंगा। ये क्वेश्चन है, आप कहें जी प्रॉफिट फंक्शन बनाना है, ठीक है जी, लगता तो ऐसा ही है। रेवेन्यू बन चुका है, रेवेन्यू बन चुका है, प्रॉफिट नहीं बना दी, फिक्स कॉस्ट नहीं पता। जब तक फिक्स कॉस्ट नहीं होगी उस वक्त तक आप ये नहीं बना सकते। ये बात तो क्लियर हो गई कि देयर इज नो फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कम से कम इस डेटा से नहीं आ सकती, कॉस्ट का तो जिक्र ही नहीं आ रहा ना, वो नहीं आ सकती। तो पहली ऑप्शन तो गई। अब दूसरी ऑप्शन आपने सोचनी है, दूसरी ऑप्शन थी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू वाली। अब ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू वाली ऑप्शन है, इसमें हमें डेरिवेटिव लेना है। पहले रेवेन्यू का तो कोई इशू नहीं है, ये कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, ये एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव 2x हो गया, 2x 0.25 से मल्टीप्लाई होगा, तो रेवेन्यू फंक्शन का तो डेरिवेटिव आ गया, इसका तो इशू नहीं। कॉस्ट फंक्शन में तो फिर वही मसला आएगा, क्यों, कॉस्ट फंक्शन तो बना ही नहीं होगा हमारे पास। 250 कॉस्ट फंक्शन तो हमारे पास बना ही नहीं हुआ। अच्छा, आल्दो कॉस्ट फंक्शन हमारे पास नहीं बना हुआ क्योंकि इसमें ये मिसिंग है, फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले भी लूं, ये 1000 हो, 10,000 हो, 5 लाख हो, 20 लाख हो, इसका डेरिवेटिव तो आने जीरो, कांस्टेंट होगा ना, ये तो बात कंफर्म है ना। तो इससे क्या फिर फर्क पड़ा कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट है भी कि नहीं है। हाँ, ये इसी तरह से ही सॉल्व होना था, और देन ये क्या रह गया, 250 और x का डेरिवेटिव 1। तो ये वही जो एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो पर यूनिट कॉस्ट। तो फिर तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। मार्जिनल रेवेन्यू ये आ गया, दिस वन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन वो जो वेरिएबल कॉस्ट है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। दोनों को इक्वेट किया, 450 टिकट जो हैं वो अगर सेल करते हैं तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। प्राइस कितनी रखें, तो 450 टिकट के लिए प्राइस फंक्शन बन चुका है ना हमारे पास, ये वाला प्राइस फंक्शन, इसमें वैल्यूज पुट कर दे तो 1375 कर दें कीमत, बजाय इसके 1000 के, कोई बात नहीं, अब 1375 कर दो। तो 1375 करने से सीटें 450 सेल आउट होंगी, आप कहें कम कर दें, 1000 कर लें, कवर नहीं होगा,
1000 कर भी दिया तब भी कवर नहीं होगा। क्यों? वो सीटें तो बिक जाएंगी लेकिन आपने हर सीट के पीछे 375 रुपए छोड़ दिए, तो वो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इससे बेहतर था, अब ऐसे ही होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं जी सीटें नहीं या कीमत नहीं कम करनी, खाली जब अगर कम कर दे बिक तो जाएंगे, उनका अपना प्रॉफिट कम हो जाता है। इस तरह से ये दो ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो मैंने आपके आई कैप की शायद बुक में देखे कि जिसमें पहली स्ट्रेटजी नहीं दूसरी स्ट्रेटजी से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जा सकती है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, ये जरा आप खुद करेंगे, मैं आपको हिंट कर देता हूं। एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एक्स को कह रहा है एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम, तो मैं अब इधर लिख देता हूं फाइंड प्रोडक्शन एक्स फॉर विच क्या हो मिनिमम, क्या चीज मिनिमम हो, नॉट कॉस्ट बट एवरेज कॉस्ट। आपको पहले ये फंक्शन बनाना है और फिर इसके ऊपर 2 स्टेप का प्रोसीजर करना है। करें शाबाश, ये फंक्शन बनाना है और फिर इसके ऊपर आपको वही पहला स्टेप डेरिवेटिव फाइंड करना, फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेशनरी एवरेज कॉस्ट फंक्शन पहले बनाना है आपने, आता है हमें, अगर हमें प्रॉफिट फंक्शन बनाना आता है, कॉस्ट बनाना आता है, तो एवरेज कॉस्ट भी आता है। पहला स्टेप ये करना होगा और फिर दूसरे स्टेप में इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके और इसकी वैल्यू पुट करके वैल्यू करें शाबाश। ऐसे पहले आपको बनाना है एवरेज कॉस्ट फंक्शन, उसके लिए उससे पहले बनाना पड़ेगा कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन बना नहीं हुआ, उसके इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं, वो बनाना पड़ेगा। करें।
जी, किसी ने किया सॉल्व? एनीवन? किसी ने नहीं किया? The manufacturing cost of a product consists of fixed overheads. So cost function actually cost दिया हुआ, over fixed overheads, fixed cost आई है. Material cost was ₹2 per unit. एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है. And labor cost equal to this much special cost for X unit produced. Or question, what level of production? X. Find X, for which average cost will be minimum. ये मिनिमम. तो पहले आपको बनाना है कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन फिक्स कॉस्ट. अब देखें, मैं तो ये समझ रहा था कि ये फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं. और स्पेशल कॉस्ट कितने यूनिट की है? एक की नहीं, एक्स की. इसका मतलब है कि ये दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ स्पेशल कॉस्ट है. अब इसको एक्स से डिवाइड कर दें, एवरेज कॉस्ट बन गई. 2 स्टेप का प्रोसीजर लगा दें. टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्पेशल कॉस्ट. क्या बनाना है अब? एवरेज कॉस्ट. कैसे? एक्स से डिवाइड किया, इधर एक्स से डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, इधर डिवाइड किया, ये पावर खत्म हो गई. अब इसके ऊपर 2 स्टेप का प्रोसीजर कर दें. स्टेप 1 क्या? एवरेज डेरिवेटिव लिया, वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी 3000. देन स्टेप 2 डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव लिया और यहां पर आपने वैल्यूज फाइंड कर दी. देन सेकंड डेरिवेटिव में पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स 3000. हमें इससे न्यूमेरिक आंसर से कंसर्न नहीं है, बट आंसर इज पॉजिटिव. और पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम व्हेन x इज 3000. तो आंसर आ गया. हेंस 3000 यूनिट्स विल गिव द मिनिमम एवरेज कॉस्ट. एंड मिनिमम एवरेज कॉस्ट विल बी, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन बना हुआ ना एवरेज कॉस्ट फंक्शन, हमें ये तो पता चल गया 3000 से कम आएगी. आएगी कितनी? 2 क्वेश्चन ना, कि जी किस दिन टेम्परेचर कम होगा, होगा कितना. बिल्कुल इसी तरह से. तो जो उसने कहा, हमने पहले वो फंक्शन बना दिया. उसने कहा एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम. आपने कहा जी एवरेज कॉस्ट के लिए कॉस्ट चाहिए, एक्स से डिवाइड कर देंगे. कॉस्ट के लिए कॉस्ट फंक्शन था नहीं, लेकिन उसने हर इंग्रेडिएंट्स आपको लैदा प्रोवाइड किया हुआ. चले अब ये जरा करें, देखें कोई समझता है कि नहीं. मैं लिख देता हूं, आउटपुट एट विच फाइंड एक्स. फाइंड एक्स फॉर विच मिनिमम. क्या मिनिमम? इंपॉर्टेंटली मार्जिनल कॉस्ट. ये फंक्शन बनाएं और उसके ऊपर 2 स्टेप का प्रोसीजर करते हैं. करे शाबाश इसको. मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम.
मैं ना आपको एक थोड़ा सा हिंट करूं कि इसका मतलब, क्वेश्चन का क्या मतलब हो रहा है। अच्छा, फर्ज करें हमारे पास कुछ ट्रीज हैं। नंबर 1, ये ट्री 3 फीट का लगा के, आजकल जैसे वो प्लांटेशन हो रही है, तो 3 फीट का हमने ये ट्री लगाया था। 1 साल के बाद जब ऑब्जर्व किया तो उसकी हाइट में चेंज आई। ये चेंज आई ना, इतना बढ़ गया क्योंकि लगाया इतना था, तो 1 फीट बढ़ा ये ट्री। नंबर 1 ट्री की बात हो रही है। ट्री नंबर 2, ये जब लगाया तो उस वक्त ये 2 फीट हाइट में था। 1 साल के बाद इसे ऑब्जर्व किया तो इसकी जो हाइट थी वो 1.5 फीट इंक्रीज की है। तीसरा ट्री वो 1 फीट का था। 1 साल के बाद उसे ऑब्जर्व किया तो उसकी जो हाइट थी वो 2 फीट बढ़ गई। ठीक है ना। अगर तो मैं आपको ये कहूं फाइंड द मैक्सिमम हाइट, तो फिर तो आपने कहना था हाइट का डेटा लेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमाइज कहां पर हो गया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट का डेटा लिया, हाइट का, इसका मतलब है ये डेटा लेंगे, ये डेटा लेंगे, ये डेटा लेंगे, और आल्दो तो हमें देख के बता देना है ना कि कौन सबसे ज्यादा ऊंची हाइट पे गया है, ये तो देख के बता देंगे। लेकिन अगर मैं वैसे कह रहा हूं कि अगर डेरिवेटिव की बात करें तो आप कहें जी हम हाइट का डेटा लेके मैक्सिमाइज कर देंगे। ओके, अब देखिए पहले जो पहला ट्री है उसकी हाइट में भी चेंज आई है 1 फीट की। हाइट कितनी होगी ये नहीं, बड़ा कितना है, 1 फीट बड़ा अपनी ओरिजिनल हाइट से, जितना था उससे मजीद 1 फीट। ये 1.5 फीट बड़ा है, ये 2 फीट बड़ा है। और अगर मैं क्वेश्चन ये करूं मैक्सिमम चेंज इन हाइट, हाइट नहीं किसकी बड़ी है किसकी कम है, मैं कह रहा हूं किसकी हाइट में सबसे ज्यादा चेंज आई है, लाइक जैसे ये मैं कह दूं। अब क्वेश्चन ये है डेरिवेटिव में मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट, ये क्या होती है, चेंज इन कॉस्ट।
चेंज इन कॉस्ट, चीजें महंगी हुई, चीजों की कीमतों में चेंज आ गई, सबसे कम चेंज किसकी आई, ये क्वेश्चन था, ऐसा कह लें। द आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। आई थिंक यावर ने किया है, मैं इससे पूछता हूं। जी यावर, आप बताएं क्या आपका क्वेश्चन है, क्या आंसर है आपका? सर x is equal to 8। मेरा ख्याल आपके नेटवर्क का कोई इशू है, मैं आपकी आवाज नहीं प्रॉपर सुन पा रहा। सर x is equal to 80 ना। x इज इक्वल टू 80, चलिए ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करते हैं। तो बताना एक्चुअली ये था कि क्या मतलब है मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम। तो आप कहेंगे मार्जिनल का वर्ड क्या, चेंज इन कॉस्ट। चेंज इन कॉस्ट इज का मिनिमम, मतलब चेंज तो भाई है, ऐसा नहीं होता। अब किसी से मिलते हैं, आप कहते हो यार तुम बड़े चेंज हो गए हो, चेंज की बात हो रही है, बड़े चेंज हो गए हो, बड़ा यार कम चेंज आई है तुम्हारे में, चेंज, ठीक है ना। तो और अगर मैथमेटिक्स में आ जाए तो चेंज मार्जिनल को कह रहे हैं। तो कह रहा है कम से कम चेंज कहां पर आई है, ये क्वेश्चन था। बहरहाल हमें इतनी डिटेल में इसको सोचने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बता दिया। मिनिमाइज किसे, मार्जिनल कॉस्ट को, बना दे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन भी एक्चुअली डेरिवेटिव से ही बनता है। मैंने पहले मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन बनाया है क्योंकि मेरे पास कॉस्ट फंक्शन अवेलेबल था, उसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अब इस मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन के ऊपर 2 स्टेप करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना आपने, आल्दो ये टेक्निकली सेकंड ही होगा ना, लेकिन हुआ क्या है कि जो फंक्शन बनाने के दौरान भी हमें उसमें भी डेरिवेटिव यूज हुआ है, ठीक। तो पहले हमने डेरिवेटिव लेके मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन बना दिया, और फिर उस मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट लेने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मिनिमम, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, यानी कि जो उसने कहा हमने पहले वो बना दिया, उसके बाद उसके ऊपर 2 स्टेप प्रोसीजर लगा दिया। अब कुछ ये ऐसे भी है, छोड़ें इसको कि ये क्या करना है, इसकी इंटरप्रिटेशन। वो कह रहा है आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, फाइंड आउटपुट एक्स फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। कॉस्ट फंक्शन बनाएं, अगर बना हुआ तो ठीक है, उसे एवरेज कर ले, आपको पता है कैसे करनी है, 2 स्टेप का प्रोसीजर लगा दे, करें, शाबाश। कॉस्ट फंक्शन बना के उसका एवरेज कर, जैसे मार्जिनल कॉस्ट बना के प्रोसीजर लगाया, आप एवरेज कॉस्ट फंक्शन पहले बनाएंगे, फिर उसके ऊपर 2 स्टेप का प्रोसीजर कर देंगे। चले जी, अटेंटिव हो। पहले बना दिया एवरेज कॉस्ट, कैसे, कॉस्ट फंक्शन बना हुआ था, इसको एक्स से डिवाइड किया। आप अलग टर्म को अलग अलग कर सकते हैं ना, है आपको आइडिया।
ये 2 रह गया, ये 1 रह गया, ये कैंसिल हो गया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन बन गया। अब इस एवरेज कॉस्ट के ऊपर फर्स्ट स्टेप 27, एवरेज कॉस्ट फंक्शन के ऊपर सेकंड स्टेप सेकंड डेरिवेटिव 2/3, 27 है ही नहीं, 2/3 पॉजिटिव है, मिनिमम आंसर सॉल्व, आंसर आ गया कि 27 यूनिट अगर आप बनाओगे यू विल गेट मिनिमम एवरेज कॉस्ट। और अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट है ना एट 18, इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 19th यूनिट होगा। क्या मतलब होता है ना मार्जिनल कॉस्ट एट 18? मार्जिनल कॉस्ट 18 पर मिनिमम है, 19वां यूनिट मिनिमम चेंज लेकर आएगा कॉस्ट में, 19वां यूनिट चीपेस्ट बनेगा। हाँ, हो सकता है कि एग्जामिनर मुश्किल है लेकिन इस तरह से पूछ ले, फाइंड द चीपेस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा यूनिट पूरा सस्ता बनेगा, कौन सा यूनिट कॉस्ट में सबसे कम इंक्रीज करेगा। सबसे सस्ता वही होगा ना जो कॉस्ट वो बनाए और कॉस्ट में बहुत कम इंक्रीज हो, तो सस्ता तरीन यूनिट वो है। तो मार्जिनल कॉस्ट ही बताती है ना आपको चेंज इन कॉस्ट। 18 के ऊपर चेंज इन, आपको पता नहीं उससे अगले यूनिट की कॉस्ट होती है। तो 19वां यूनिट जो बनेगा वो 18 यूनिट बनाने के बाद वाला जो यूनिट होगा वो सबसे कम कॉस्ट में चेंज लेकर आएगा, यानी कि वो सस्ता तरीन यूनिट बनेगा, अगर कभी उसने ऐसा इनडायरेक्टली पूछ लिया। ये क्वेश्चन वही है उसका सी पार्ट, द आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। कोई उसने आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं करने के लिए कहा, उसने कहा कितना एक्स की वैल्यू हो जो एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर कर दे। बिल्कुल इसके इकोनॉमिकली इसकी इंटरप्रिटेशन है कि क्या मतलब है, एक साइड पर चेंज इन कॉस्ट है, एक साइड पर एवरेज कॉस्ट है, तो वो बिल्कुल आप उधर पढ़ोगे। हमारा काम सिर्फ इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। कहता है वो एक्स की वैल्यू बताएं जो एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल कर दे। इक्वल इक्वेशन बनी हुई है, इक्वेशन तो हम बड़े खुशी से सॉल्व करते हैं। हाँ, ये मैंने एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट की ऑलरेडी की हुई थी, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट की हुई थी, तो करना फिर क्या था, इज इक्वल कर दें बस इनको आपस में। इनको मैंने इज इक्वल कर दिया और यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। आंसर कर दिया कि 27 यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करोगे 27 यूनिट, तो 27 यूनिट की एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। अच्छा, एक मैंने नीचे एक नोट दिया हुआ है, द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज द सेम लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। एक हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट वे से प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, एक तो वही 2 स्टेप प्रोसीजर था, और एक था कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाए। अच्छा, एवरेज कॉस्ट मिनिमम कहां होगी, एक तो वही 2 स्टेप प्रोसीजर पढ़ा है, और एक आपको बताया जा रहा है कि जिस जगह पर एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए वहां पर कॉस्ट नहीं, एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। ये लिखा हुआ है, द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज द सेम लेवल ऑफ आउटपुट एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब इसका क्या प्रूफ क्या, ये देखें, ये मैंने एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट किया, आंसर आ गया 27, और कह दिया 27 यूनिट अगर बनाएगा तो एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। और यहां से यह भी आंसर दिया जा सकता है कि 27 यूनिट की प्रोडक्शन से एवरेज कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम होगी। ये भी यहीं से आंसर दिया जा सकता है। चेक करें, हमने पहले पूरा प्रोसीजर लगाया था, द आउटपुट टुवर्ड विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, कितना आंसर आ रहा था 27। और अब कह रहा हूं, अब देखें, कर तो मैं मिनिमाइजेशन तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एवरेज कॉस्ट को इक्वल रख के सॉल्व कर रहा हूं। अब भी 27, अभी बाय चांस मिलते हैं लेकिन ये जरूर है। तो फिर इसका मतलब हो गया कि एवरेज कॉस्ट को नहीं, एवरेज कॉस्ट को भी मिनिमम करने का एक सेकंड ऑप्शन ये आ गया कि अगर किसी तरह से हमारे पास डेरिवेटिव नहीं फाइंड हो रहा है या उसने ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर रख के हम सॉल्व कर देंगे। वो जो एक्स का आंसर आएगा वो वही आंसर आएगा जो एवरेज कॉस्ट को भी मिनिमम कर रहा होगा।
डी पार्ट है फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स। ये कोई मैं ऐसे मीन्स में मैंने क्वेश्चन लगा दिया कि आप शायद यही सोचते रहे आप किसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या कहीं कहा जा रहा है आपको कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, तो आप स्टेशनरी पॉइंट पर, वो तो जस्ट आपसे पूछ रहा है कि 10 यूनिट की एवरेज कॉस्ट क्या होगी। सिंपल इज दैट, 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ले। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ले, डिवाइडेड बाय 10, तो 10 यूनिट की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अल्टरनेटिवली एवरेज कॉस्ट फंक्शन बना हुआ है, बस यहीं पर आप 10 पुट कर दें, तो ये आपको क्या दे रहा है, ये कॉस्ट तो नहीं दे रहा, ये तो एवरेज कॉस्ट दे रही, तो डायरेक्टली भी आ सकती है। तो मैंने बहरहाल ऐसे किया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन बना था, मैंने वहीं 10 रख दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ले, 10 से डिवाइड कर दें, तो 10 यूनिट की एवरेज कॉस्ट जो है वो आपके पास आ जाए। करें, आखिरी क्वेश्चन है आई थिंक, करें शाबाश से। मैक्सिमम करना है किसे, रेट ऑफ चेंज को, रेट ऑफ चेंज, यानी कि पहले आप रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके ऊपर 2 स्टेप का प्रोसीजर लगाएंगे। करें शाबाश। इसका क्या मतलब है?
ये पैसे हैं, सारे नोट है, पैसा पैसे में खींचते हैं। चलें जी, देखें इसमें था ये कोई, उसने हमें सेल फंक्शन दिया हुआ था कि कोई आइटम जो है वो कितना उसका जो है वो सेल होता है, तो एक सेल फंक्शन अवेलेबल था। The past record is estimated the company will sell n unit of a product after spending x thousand on advertisement। कहता है ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आप ज्यादा करते हो, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अगर आप ज्यादा करते हो तो देन आपके सेल्स यूनिट भी बढ़ते हैं। लेकिन हर जगह पर वो जो चेंज आती है सेल यूनिट में वो सेम नहीं आती। हो सकता है शुरू में अभी नई नई प्रोडक्ट मार्केट आई थी, आपने एडवर्टीजमेंट की तो बड़ी जल्दी एक दिन में सेल बढ़ी है। अब आप मार्केट में है, काफी देर हो चुकी है, आप 10, 12 हजार, 20 लाख रुपया भी लगा दिया है। अब चाहे आप 1 करोड़ क्यों ना लगा दें, आप कहिए 1 करोड़ रुपए मैंने एडवर्टीजमेंट पे लगा रहे हैं, अब भी नहीं बढ़ रही। बहुत सारे फैक्टर्स और भी तो हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट आ चुकी है तो नहीं बढ़ेगी। तो आप कहते हैं मैक्सिमम रेट कहां चेंज हो, वही प्रॉब्लम। ज्यादा से पहले क्या था, कम से कम कॉस्ट कहां चेंज आई है। अब सबसे पहले तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल फंक्शन बनाना, ये सेल फंक्शन है। तो कैसे बनाते हैं रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव से। तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दें। देखें आल्दो फर्स्ट डेरिवेटिव है, लेकिन ये डेरिवेटिव सिर्फ रेट ऑफ चेंज बनाने के लिए किया मैंने। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज का स्टेशनरी पॉइंट देगा, सेकंड डेरिवेटिव कंफर्म करेगा, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, और बता दिया कि $25,000 खर्च करने के बाद अगर आप मजीद $1,000 खर्च करते हो तो सेल यूनिट बढ़ जाती, चेंज आ जाती है और वो सबसे ज्यादा होगी। जैसे फर्ज करें मैंने यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि 15,000 के बाद आपने 1,000 ज्यादा किया, चेंज तो आई, बढ़ गई। 20,000 खर्च किया, 1,000 ज्यादा किया, चेंज आई, शायद थोड़ी ज्यादा है। और ग्राफ में एक्चुअली इतना बड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन एनालिटिकली वो कह रहा है कि $25,000 खर्च करने के बाद वाला जो $1,000 आपने खर्च किया था, उससे जो चेंज आई है वो इन सारी चेंजों से ज्यादा चेंज है। ठीक है ना। तो ये टेक्निकल इसका मतलब कि सबसे ज्यादा फर्क पड़ा जब आपने 25,000 खर्च किया हुआ था, 26,000 खर्च किया, उससे जो सेल बढ़ी वो सबसे ज्यादा थी। और नहीं ऐसा ही होता ना, आप ये जो एनिमल्स ब्रीडर्स होते हैं इनको पता होता है कि ये 1 साल में इनका वेट बढ़ता है, लेकिन अगर वो यंग एनिमल ले आते हैं तो 1 साल में इतना वेट नहीं बढ़ता। अगर एक वो ओल्ड एज एनिमल ज्यादा हो, बूढ़े ज्यादा हो, तो फिर भी वो खाना तो खाते हैं लेकिन अपना वेट गेन नहीं करते। तो उन्हें वो उम्र पता होती है कि अगर आप 2-2.5 साल का अगर एनिमल लेकर आएंगे और वो जो एनिमल होगा वो 1 साल में सबसे ज्यादा अपना वेट गेन करते हैं। ठीक है ना। उन्हें आइडिया होता है ब्रीडर्स को, तो वो फिर सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने, जैसे ये कुर्बानी का जानवर है, फर्ज करें आप खरीद लेते हैं लेकिन एक लिमिट से ज्यादा खरीद लेंगे तो 4 माह, 5 माह, 6 माह, 1 साल अपने पास भी रखेंगे तो वो उसका वेट उस तरह से नहीं सेहतमंद होगा जिस तरह से होना चाहिए था उसको। ठीक है ना। तो चूंकि वो आपने एक एज से बांध दिया। अच्छा, अगर आप एक पर्टिकुलर एज से कम लेंगे, अभी तो उसके अपने न्यूट्रिएंट्स नहीं पूरे हो रहे, तो वो भी वेट गेन नहीं करेगा। तो इसी तरह से बात हो रही थी कि चेंज तो आ रही है, सबसे ज्यादा चेंज कहां पर आई है, 25 के बाद। तो 25 के बाद वाला जो $1,000 आपने मजीद खर्च किया, उसकी वजह से जो चेंज आई है, जो सेल में चेंज आई है, वो चेंज जो है वो सबसे ज्यादा थी। ठीक हो गया जी। यहां तक ये चैप्टर कैलकुलस का कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 बिग पोर्शन हमने पढ़े। मुख्तलिफ फंक्शंस कैसे बनाना, आप ना इसके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कभी वो कहता है कॉस्ट फंक्शन बनाएं, कभी कहता है जी डेटा देके कहता है डिमांड फंक्शन बनाएं, कभी कुछ तो एक पोर्शन। सेकंड पोर्शन सिंपली डेरिवेटिव, वो आपको एक इक्वेशन देके कह देता है इसका जरा डेरिवेटिव फाइंड करें, इसका क्या आंसर आ रहा है। थर्ड पोर्शन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपको कह दिया जाता है कौन सी ऐसी आउटपुट करेंगे कि प्रॉफिट हो जाए या रेवेन्यू हो जाए या कॉस्ट मिनिमम हो जाए या एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो 2 स्टेप का प्रोसीजर हमें आता है। इंप्लीमेंट किस पे करना, जो उसको कह दे,
कि जी कॉस्ट को मिनिमम करना है या मैक्सिमम कॉस्ट करनी है या मिनिमम कॉस्ट करनी है, तो जो वो कहेगा उसी के ऊपर हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, अब आपके पास 2-3 दिन हैं, आप इस कैलकुलस के चैप्टर को जो है वो आप कंप्लीट करेंगे। मेरी जो एक्सरसाइजेज हैं, आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक है उसकी एक्सरसाइजेज हैं, आप जरूर उसको जो है वो कंप्लीट करें। 2 दिन में आपके पास चांस है, एंड देन ऑन फ्राइडे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जी इसमें से हमें ये कंफ्यूजन स्टिल चल रही है, इंपॉर्टेंट वन है, आप इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, 10% में ख्याल वो उसकी वेटेज भी उसने मेंशन की, 10%। ठीक, और जो फाइनेंस का चैप्टर है नेक्स्ट लास्ट वन, शायद उसकी 20% वेटेज, तो इसका मतलब सिर्फ 2 चैप्टरों की 30% वेटेज, तो शायद 2 चैप्टरों की ही 30% जो है वो वेटेज है। तो लास्ट जो चैप्टर है हमारे पास, ये क्या चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में करना हमने क्या है, तो देखते हैं कि मैंने एक पिक्चर जो है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ना आ रही होगी, आप इसके नोट्स में भेज दूंगा आपको, फिलहाल आपको एक पिक्चर नजर आ रही है। अच्छा, कोई इसको कमेंट कर सकता है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको? एक पिक्चर है, इस पिक्चर को देखें, क्या चीज समझ आ रही है? क्या आपको एक स्टेटमेंट समझ लें इससे, अगर मैं आपको बनाने के लिए कहूं कि ये स्टेटमेंट है, क्या चीज आपको समझ आई इससे? एक कोई दरख्त है शायद, ये किसी का हाथ है, ये पता नहीं क्या, ये शायद पैसे लगे हुए हैं, डॉलर लगे हुए हैं जी, क्या चीज है आपको इससे समझ आई है? एनीवन एल्स? आप अपने पेरेंट्स से फर्ज करें आप पैसे मांगते हैं कि अबू पैसे दे दे, मैंने फलां चीज लेनी है। 2 दिन बाद अबू पैसे दे दे, मैंने बाइक ठीक करानी है। देन पैसे दे दे, मैंने अपनी शर्ट लेनी है, लाइक है। तो गुस्से में आके कहते हैं पैसे दरख्तां दे लगते, मैं तोड़ तोड़ दे जावा। ठीक है, ये मैंने वही बताने की कोशिश की कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगते। आप मत समझें कि जी पैसे अगर किसी के पास कम है तो वो बीज दे, हाँ, 1000 रुपया जाके ना वो जमीन में दबा दे और 6 महीने के बाद पानी शानी दे, गोडी शोडी करे, 6 महीने के बाद वो जाके देखे तो 1500 2000 हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा ना। क्यों? दरख्त तो बढ़ जाता है, पैसे नहीं बढ़ते। लेकिन पैसे भी बढ़ते हैं, पैसे भी बढ़ते हैं, वो भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन शायद जमीन पे नहीं लगाने पड़ते, वो बिजनेस में लगाने पड़ते हैं। बिजनेस में पैसे लगाओगे, पैसे बढ़ जाएंगे, वो भी बढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि हमने रॉन्ग जगह पर लगा दिए, जमीन में दबा दिए। वो तो दरख्त दबाते हैं तो बढ़ता है, उसको फर्टिलाइजर देते हैं, उसके इंग्रेडिएंट पूरे करते हैं तो बड़ी जल्दी वो ग्रो करता है। तो हमें पैसे लगाने हैं ताकि वो बढ़ सकें, लेकिन वो पैसे जो हैं वो आप जमीन पे नहीं लगाएंगे, वो किसी बिजनेस में लगाएंगे, या किसी बैंक वाले को कहेंगे यार ये मेरे पैसे जो है ना, अक्सर नहीं कहते यार मैंने उसके साथ उसके बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है ना, अच्छा किया उसने बिजनेस में लगा दिया, उसने जमीन पे नहीं लगा दिए, वरना वो नहीं बढ़ने थे। तो मसला अब यही आएगा कि जी हम एग्रीकल्चर वालों को तो पढ़ाते हैं कि जी आप पौधे लगा दें और खाद शाद डालें, पानी डालें और फिर देखें कितने बड़े हैं, कितने कम हो गए हैं। तो अब यहाँ पर पौधों की बजाय मैं पैसों की बात करूंगा, और जमीन की बजाय हम इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे, किसी बिजनेस में लगा देंगे, बैंक में रख देंगे, बैंक में लगा देंगे, पैसे बिल्कुल बढ़ेंगे जी, क्यों नहीं बढ़ेंगे? अगर पैसे बढ़ने के लिए, ये तो बात फिर सही है, मनी मेक्स द मोर मनी। थोड़े से पैसे लगाए थे जमीन पे नहीं, बैंक पे, आपके यहाँ तो जमीन में पड़े हुए हैं, बस ठीक है, बैंक में पड़े हुए हैं, ये देखें ग्रो कर गया, हाँ ये ठीक है। तो दरख्त तो ग्रो जमीन पे करता है, पैसे लगा दें इन्वेस्टमेंट में, पैसे रख दे बैंक में, तो वो बिल्कुल ग्रो करेंगे। ये हमने अब पढ़ना है कि जी जब आप कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पैसे किसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? पौधे तो खाद की वजह से बढ़ते हैं, ये क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और पिक्चर आपको दिखाना चाहूंगा, वो आपने मुझे कमेंट करना है। ये पिक्चर करें जरा इसको ऊपर कमेंट। ये कोई शख्स है, उसने एक बड़ा सा मैग्नेटिक पकड़ा हुआ है, मकनातीस, और ये मछलियां नहीं है, मुझे तो कोई पैसे शासे ही नजर आ रहे हैं,
लेकिन इसके ऊपर कोई फिक्रा कमेंट करना हो, इसके ऊपर फिक्रा फिक्स करना हो, लगाना हो फिक्रा, जनरल पब्लिक बोलती है शायद, अक्सर आप भी किसी से सुना होगा, तो क्या इसके ऊपर कोई सेंटेंस आप लोग बोलेंगे इसके लिए? कि कोई शख्स है, मैग्नेट पकड़ा हुआ बड़ा सा, और ये कुछ रुपए रुपये हैं उसके पास। जी शाबाश। यहां पर उसने कुछ पैसे लगाए हुए हैं, ये वाले, ठीक, और बाकी पैसे आ रहे हैं। पैसे को पैसा खींचता है, हाँ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, पैसे को पैसा खींचता है। ऐसे ही मैंने जरा 2-4 पिक्चर देखी, मैंने कहा चले आमतौर पर करते हैं जी, पैसा बढ़ता है, पैसे दरख्तों पर नहीं लगते, पैसे बढ़ते हैं कहीं जगह लगा दें, किसी जगह नहीं, इन्वेस्टमेंट में, और पैसे को पैसा खींचता है। मनी मेक्स द मोर मनी। आप अगर पैसा लगाएंगे और मजीद पैसा और मजीद पैसा और मजीद पैसा जो है वो होता जाएगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि पैसे जब हम किसी इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं तो क्या क्या चीज उधर और डालनी होती है, या क्या वो चीज होती है जिसकी वजह से पैसे बढ़ते हैं? उसको इंटरेस्ट कहते हैं, सूद, इंटरेस्ट। अब ये मेरी डिस्कशन नहीं है आपके साथ फिलहाल कि जी ये तो हराम है, ये सूद नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं कौन सा कह रहा हूं कि आपने सूद लेना है, मैंने कहा पढ़ लें, क्योंकि आपने इस काम में आना है तो हिसाब किताब तो रखना है ना। लोग आपके पास पैसे रख जाएंगे तो फिर बढ़ने तो हैं, और आपका काम क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, यही हिसाब किताब सारा रखना है। इतने इतने रखे थे, इतने बढ़ गए, इतने कम हो गए, इतने ये चले गए, इतने वो चले गए, बाकी ये बचा जी, तो यह सारा काम ही है। यानी कि मैं कह लूं, अगर आप मुझसे कुछ टेक्निकली पूछें, वो वाहद ये चैप्टर है जो डायरेक्टली आपकी पूरी जिंदगी में आपके साथ, आप अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में रहते हैं और अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर अपने क्लियर करें, क्योंकि ये अगले कोर्सेज में भी आने हैं। अगला जो एक कोर्स आएगा टीचर उसमें कहेंगे जी आपने AFC लेवल पे ये पढ़ा होगा, वो मैथमेटिक्स नहीं आपको सिखाएगी। हाँ, मैं आपको मेनली मैथमेटिक्स सिखाऊंगा, उसकी इसका क्या फायदा कंपनी को हो गया, कंपनी को इसमें नुकसान नहीं है, कंपनी ने ऐसा क्यों किया, वो शख्स ने ऐसे पैसे वहां क्यों रखे, ये मेरा कंसर्न नहीं है। मैं तो आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, वो क्यों उसने बिजनेस में लगाए थे, मैं आपको बताऊं, मैंने तो हिसाब करना है, मुझे क्या पता उसने क्यों लगाए। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर यही है कि इंटरेस्ट क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट वो चीज है जो कि उन पैसों के लिए फर्टिलाइजर का काम करती है। इंटरेस्ट की वजह से पैसे बढ़ते हैं। ऐसे ना पौधे फर्टिलाइजर डालेंगे बढ़ेगा, तो जो पैसे आप कहीं बैंक में रख दें जरा जाके ताले के अंदर, बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। वो इंटरेस्ट अगर उसके ऊपर छट्टा लगे ना इंटरेस्ट का, फिर उसकी ग्रोथ होती है। ज्यादा छट्टा लगा दिया ग्रोथ का, ज्यादा पैसे बढ़ गए, तो वो इंटरेस्ट उसके लिए फर्टिलाइजर का काम करता है। इंटरेस्ट उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। इंटरेस्ट पैसे के ऊपर इंटरेस्ट जब अप्लाई होता है देन वो ग्रो करता है। तो इंटरेस्ट, जिसको आप सूद, बिल्कुल सूद का नाम देते हो, ये क्या है? फर्ज करें कोई शख्स है, उसके पास पैसे थे, उसने उस पैसों से घर बना लिया। आपको घर की जरूरत थी, आपने जाके उसे घर ले लिया और उस घर के यूज करने के एवज आपने उसको उसका घर का रेंट पे किया, किराया देते हैं ना घर का। किसी शख्स के पास गाड़ी थी, आपको गाड़ी की जरूरत थी, आप वो रेंटे कार वालों के पास गए, आपने गाड़ी 2 दिन 3 दिन 4 दिन यूज की, इसके एवज आपने उसको उसका रेंट पे किया। आपको जरूरत थी, आपने यूज किया, गाड़ी यूज की, गाड़ी का रेंट दिया, घर यूज किया, घर का रेंट दिया। आप बिजनेस कर रहे थे, आप कहते हो कि यार मेरे पास किसी जगह से 5 लाख रुपया और आ जाए तो मैं इस 5 लाख से ये चीज खरीद लूं तो मेरा बिजनेस जो है ना काफी बेहतर हो सकता है। अब एक शख्स घर किराए पे दे रहा था, उसके पास तो नहीं जाएंगे। एक शख्स आपको गाड़ी किराए पे दे रहा था, आपको गाड़ी तो नहीं चाहिए, आप तो 5 लाख चाहिए। हाँ, एक शख्स पैसे किराए पे दे रहा था, एक शख्स पैसे किराए पे दे रहा था। आपने उसे कहा भाई मुझे ये 5 लाख जरा किराए पे दे दो 3 साल के लिए, किराए पे ही, लोन जिसे कहते हैं, आप वापस करना होता है ना, वो तो आपका तो नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग पैसे वापस तो करने ना, अगर आपने किसी से लोन लिया, वो बैंक से लिया है या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से, तो आपने वापस करना है। जब लोन वापस करना तो ये तो नहीं होगा आप कहें जी 5 लाख लिया था 3 साल तक मेरे पास लाओ, लो 5 लाख वापस ले लो।
तो गाड़ी भी जब आप वापस करते हो तो साथ इंटरेस्ट उसका रेंट भी तो पे करते हो ना। घर जब 2 साल रहने के बाद वापस किया तो उसका तो रेंट तो हर आप कंटिन्यूसली पे कर रहे हैं। तो क्या आपने उससे पैसे उधार लिए, रेंट पे लिए, तो क्या उसको वापस नहीं करने, उसका रेंट नहीं पे करना? पैसे तो करने ही करने, वो तो मालिक तो वही है, तो आपने उसका रेंट पे भी करना है। तो वो जो रेंट होता है किसी पैसों को यूज करने का रेंट, वो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट कहते हैं कि जी ये क्या है, ये जो आपके पैसे नहीं इस्तेमाल हुए, आपके पैसे यूज हुए। रेंट कार वालों की रेंट, गाड़ी यूज की तो रेंट दिया, घर यूज किया तो रेंट दिया, पैसे यूज किए तो रेंट पे किया। इस लोग मतलब जो लोग करते हैं ना, तो वो घूम घुमा के ना वो कह देते हैं जी अच्छा जी डेफिनेशन में तो ये है, तो फिर तो ये जायज हो गया। गाड़ी भी तो पैसों की आती है, घर भी तो पैसों की आता है। तो मैंने कहा ना मैं इस बहस में आपको नहीं बिल्कुल इन्वॉल्व करूंगा। बस इतना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज है कि जब हम किसी के पैसे यूज करते हैं और उसके एवज हम उसका रेंट पे करते हैं, उस रेंट को इंटरेस्ट कहते हैं। बस ये इंटरेस्ट है। अच्छा, अब इंटरेस्ट की वजह से पैसे बढ़ते हैं, ठीक? क्या पैटर्न है, किस तरह से वो पैसे जो है वो बढ़ते हैं? जिस तरह से आप किसी से गाड़ी लेते हो तो वो आपसे रेंट तय कर लेता है कि भाई ये घर ले रहे हो 30,000 रुपया पर मंथ होगा, या इस तरह से गाड़ी जी 1 दिन का 4,000 होगा, 2 दिन का इतना इतना, तो आप उससे टर्म्स डिसाइड करते हैं ना, डिसाइड करते हैं। आप फर्ज करें किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने गए हो, आपके पास पैसे थे, आपने कहा यार मैं किसी जगह इन्वेस्ट कर दूं। वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी भी हो सकती है, वो बैंक भी हो सकता है। देखिए बैंक जो होता है ना, आपसे पैसे ले लेता है, वो कहां लगाता है? वो किसी और को पैसे आगे रेंट पे दे देता है। आपसे रेंट पे ले लेता है और आगे रेंट पे दे देता है। फर्ज करें आपसे डिसाइड किया, आप कहें जी मैं पैसे अगर आपके पास रखूं 100 रुपया, तो आप मुझे कितना इसका रेंट पे करेंगे 1 साल का? वो कहता है 10 रुपए। बैंक कहता है जी मेरे मैं आपको 10 रुपए दूं। आप कहते हैं नहीं यार मैं दूसरे बैंक में जाता हूँ। दूसरा बैंक कहता है जी हम 11 रुपए देंगे। तीसरा बैंक कहता है हम 9 रुपए देंगे। आपने कहा यार ये बैंक ठीक है, ये 11 रुपए देता है, ठीक हो गया। इस तरह से ना और भी टर्म्स कंडीशंस। अब आपको तो चले पैसे ज्यादा थे और आपने रेंट पे दिया है, तो कोई पैसे लेने भी तो आएगा, कोई शख्स को पैसों की जरूरत भी तो होगी ना, वो बैंक के पास आएगा। तो बैंक अपने उनको ट्रैप ट्रूप कर करा के ना, कई कई जगह तो लोगों की मजबूरी होती है, वैसे गाड़ी लोग ले लेते हैं कि जी अब क्या करें, इतना दूर का सफर है तो हम गाड़ी लोन पर ले लेते हैं। तो बैंक उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। वो जो एक्स्ट्रा चार्ज करता है आपको भी देना उसने, बैंक के पास अपना तो कुछ भी नहीं है, बस वो मिडल मैन है बैंक। आपसे पैसे लिए, किसी और को आगे उधार पे दे दिए, आपसे उधार ले लिया, आपके लिए इन्वेस्टमेंट। यानी कि बैंक जो होगा, लाइक ये बैंक है, आपने इस बैंक में पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो गई और बैंक ने आगे इसको लोन दे दिया। वो लोन आप भी हो सकते हैं वो। तो जो आप बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं आप, तो आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और बैंक से कोई शख्स पैसे ले रहा है तो वो बैंक से लोन ले रहा है। अच्छा, आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे, आप कमाएंगे ना, तो आपके लिए इंटरेस्ट अर्न होगा चूंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है, और उसके लिए इंटरेस्ट पे करेगा वो शख्स, वो किराया देगा। अब वो कितना देता है, किसके पास पैसे हैं, बैंक ने कैसे दिया है, बैंक सारी मैनेजमेंट कर रहा है। बैंक को क्या फायदा, उसने अपना शेयर रखा। वो जो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, उससे वो 12 रुपए कमाए। आपको उसने कहा था मैं 10 रुपए दूंगा, तो 2 रुपए उस बैंक ने अपना प्रॉफिट रख लिया ना, अपने एक्सपेंस, अपना जो सारा इतना कम सारा काम बैंक ने करना है, प्रोसेसिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, तो यही बैंक का फायदा है। यही बैंक सारा काम करता है, उसका तो अपना पैसा ही नहीं है, वो तो मिडल मैन है। लाइक जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसका तो कुछ भी नहीं है, उसने तो एक दुकान बस लगाई हुई है। हाँ, एक प्लेस आपको पता है, आप भी जहां कह देते हो यार मेरे घर किराए पे चढ़ा दो, कोई शख्स दूसरा किराएदार भी वही आ जाता है, चूंकि उनको प्लेस का पता है, तो वो अपना बीच में जिसे कमीशन कहते हैं, ठीक है, वो इंटरेस्ट तो नहीं है। कुछ इसी तरह की बात भी मैं कर रहा हूं। आपको पता है लोन कहां से मिलेगा, बैंक से। मुझे पता है इन्वेस्टमेंट कहां पर की जा सकती है, बैंक में या कोई और। तो जो आप इन्वेस्ट करोगे आप इंटरेस्ट अर्न करोगे, जो शख्स लोन लेगा वो इंटरेस्ट पे करेगा, किसको, बैंक को। बैंक आपको अपना शेयर रख लिया, तो बैंक यही काम करता है, वो आपसे पैसे लेके और आगे उसको चला देता है। अब ये इंटरेस्ट
कि कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको लिख दूं। ठीक है, फार्मूले से आपको कैलकुलेशन तो आ जाएगी, लेकिन जब तक आप इसकी ट्रू सेंस नहीं समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यह पता चलेगा कि जी लॉजिक अगर हमें समझ आए ना, तो अब हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि ये किस तरह से करना है। फर्ज करते हैं आपके पास 100 रुपया था, आप कहते हैं यार ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है, चले जाके इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। बैंक के पास गए, बैंक वाले से पूछा कि जी मैं आपके पास अगर 100 रुपया रख दूं तो मुझे इंटरेस्ट के तौर पे, यानी कि इसके रेंट के तौर पे क्या मिलेगा। अब ये जो आपको इंटरेस्ट की जो बात होती है वो एब्सोल्यूट नंबर में नहीं होती। वो ये नहीं कहेगा अच्छा जी 100 रुपया रखाएंगे तो 10 रुपए मिलेगा, 200 रखाएंगे तो 20 रुपए मिलेंगे, 5000 लगाएंगे ये, 5000 10 रखेंगे ये, 5000 20 रखेंगे ये। वो आपको परसेंटेज बताता है ताकि वो कहे कि जी आप जो मर्जी कर ले, बस हर 100 के पीछे आपको 10%। तो ये उसने आपसे रेंट समझ ले या इंटरेस्ट आपने डिसाइड कर। आपने कहा जी मैंने 100 रुपया रखना है, क्या रेट चल रहा है आपका? ऐसे रेंट का नहीं रेट डिसाइड होता। उसने कहा जी हमारा रेट चल रहा है इस वक्त, हम 10% रेंट के तौर पे यानी कि इंटरेस्ट के तौर पे देते। ओके, आप उसे कहते हो कि ठीक है ये 3 साल के लिए जरा मेरे पैसे ना आप अपने जरा बैंक में रख इन्वेस्ट कर लें, और मैं आपसे हर साल 10% जो है वो इंटरेस्ट अर्न कर लूंगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया ना तो आप अर्न करेंगे। आप लोन लेने गए, आपने बैंक वाले को पूछा कि जी अगर मैं लोन लूं तो आप मुझसे कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे? अर्निंग चार्ज, क्योंकि आप लोन ले रहे हो। बैंक कहता जी 10%। आप कहेंगे ठीक है मुझे 3 साल के लिए रेंट पे अपने पैसे दे दो, उधार दे दो, यानी लोन दे दो। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट अर्न इन्वेस्टर का होता है और जो लोन ले रहा होता है जाहिर है कि वो इंटरेस्ट पे करता है। ओके, अब आप कह रहे हो कि ठीक है जी ये ले, और इन्वेस्टमेंट आपकी स्टार्ट हो गई। आप बैंक वाले के पास गए, 0 ईयर नाउ अभी, और जाके आपने बैंक वाले के पास 100 रुपया जमा करा दिया, ये इन्वेस्ट कर। एक जैसे रेंट होता ना 1 महीने के बाद, कब कैलकुलेट होना है? 3 साल के बाद उसने आपसे पैसे ले जाने थे, लेकिन वो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेगा उसने आपको कहा था, उसने कहा जी मैं हर साल ही कैलकुलेट करूंगा, 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर, क्योंकि इसके बाद आपने उसे कहा था कि मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा, बस मैं 3 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहता हूं। 1 साल तक बैंक के पास आपके पैसे पड़े रहे, और जाहिर है बैंक में नहीं पड़े रहे, बैंक ने आगे किसी को दिए हुए थे, लेकिन बहरहाल 1 साल पूरा हो गया, रेंट देने का वक्त आ गया। वो कहेगा चूंकि मैंने आपसे डिसाइड किया हुआ था 10%, 100 रुपए आपने मुझे डिपॉजिट करवाए थे, तो इस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो 10 रुपए बनता है, 10 रुपए। आप ऐसा कह लें, कैलकुलेट किया, रेंट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट यानी 10 रुपए बना, लेकिन वो जो 10 रुपए थे वो उसने आपको नहीं दिए, वो अपने पास ही रखे हैं। लेकिन ये कह दिया है कि जी मैंने आपका रेंट कैलकुलेट कर लिया है, मैंने उसको बिल्कुल महफूज कर लिया है, 3 साल के बाद जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको ना बिल्कुल आपका किराया यानी कि इंटरेस्ट भी दूंगा, लेकिन अब नहीं, 3 साल के बाद दूंगा मैं। ओके, आप कहेंगे चले मैं 3 साल के बाद ले लूंगा। अब बैंक कहता है जी आपने तो मुझे 100 ही दिया है ना, हल्के 10 रुपए भी आप ही के उसी के पास हैं, लेकिन वो कह रहा है जी मैंने तो वो लैदा कर दिए, आप मुझे 100 दे के गए थे रेंट के तौर पे, तो वो 100 ही मेरे पास पड़ा हुआ है। 1 साल फिर गुजर गया, फिर बारी आ गई रेंट कैलकुलेट करने की, फिर वो बैंक कहेगा अच्छा जी 10% था ना, 100 रुपए दे के गए थे, 10 रुपए और बन गए। वो कहता जी बिल्कुल मैंने लैदा कर दिए हैं, फिक्र ना करें आप, महफूज है मेरे पास, बस 100 रुपए आपका चल रहा है। फिर 1 साल आ गया, फिर कैलकुलेशन की बारी आ गई, उसने फिर कैलकुलेशन की और क्या दिया जी 10 रुपए और बन गए, और ओरिजिनली कहता जी 100 रुपए ही आपके चल रहा है। आप बैंक के पास जाते हो, कहते भाई मैंने 3 साल के लिए आपको 100 रुपया दिया था, अब मेरे पास पैसे है। तो बैंकर क्या करता है, वो कहता है ये तो जी 100 रुपया तो वो है जो आपने मुझे दिया था, ये तो पहले पकड़ेगा, पूरे करेगा। आप कहेंगे वही रेंट 3 साल का भी तो दो ना। वो कहता जी 30 रुपए बना है, 30 रुपए बना टोटल रेंट, ठीक है 30 रुपए ही बना था ना, सॉरी 30 रुपए टोटल बना रेंट, और आपको वो बैंकर जो है वो 130 रुपए कब देगा? 3 साल के बाद। अगर आपने 5 साल का होगा तो 5 साल के बाद जाके लेगा, लेकिन वो उस वक्त आपको पे कर देगा। क्या? एक जो आपके ओरिजिनल पैसे थे और एक वो जो कि 3 साल के दौरान टोटल आपका रेंट बना, 130 रुपए वापस कर दिए।
एक तो है ये स्कीम, मैं एक और भी जरा पैटर्न बोलता हूं और फिर दोनों में डिफरेंशिएट करता हूं। दूसरा था, एक और इन्वेस्टमेंट भी थी, वो इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही थी। वो कह रहे कि आप कैसे, मतलब एक शख्स है ना, इंटरेस्टेड था, वो कह रहे जी आप कैसे करेंगे। वो कहता जी क्या, आप उसे कहते हैं जी 100 रुपया जमा कराना है। वो कहता हम भी 10% ही देते हैं। अच्छा जी कितनी देर के लिए जमा कराना है, 3 साल के लिए। ओके, वो क्या करेगा, कहता जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आप कहता जी पैसे हमें दे के जाएंगे, जाहिर है 100, हम 1 साल के बाद उसका रेंट कैलकुलेट करेंगे ऑब्वियसली 10, लेकिन कहता है जो आपका रेंट बन जाएगा यानी कि इंटरेस्ट, वो आपने जो हमें पैसे दिए हुए होंगे हम वो भी उसमें शामिल करके और आपके पैसों को 110 समझना स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद। उसमें वो क्या करता था, उसमें वो कहता था जो आपका रेंट बना है यानी कि इंटरेस्ट, वो कैलकुलेट करके अपने सेपरेट किया हुआ है। हम कहेंगे भाई आप ही के पास है ना, वो कहता है हाँ जी फिक्र ना करो जी, बिल्कुल मेरे को महफूज पे, फिक्र ना करो। लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है जी जो आपका रेंट बना है वो भी मैंने आपके ना पैसों में शामिल ही कर दिया है, अब आपके पैसे बढ़ गए, 110 हो गए, 110, 2 साल हो गए। अब कहें जी चले फिर रेंट की बारी आ गई। ये बैंक वाला कहेगा कि जी आपके पैसे मेरे पास अब 110 हैं, 100 नहीं है, 100 तो पहले साल के दौरान था, अब तो वो 110 हो चुके हैं। वो 110 के ऊपर 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। वो कहेगा जी 11 रुपए आपका रेंट बना है, 10 रुपए नहीं 11 रुपए, और 110 रुपए आपके मेरे पास पिछले साल के हो चुके हैं। टोटल पैसे 2 सालों के बाद अगर आप कहें तो वो बढ़ के 121 रुपए हो गए। 2 सालों के बाद पैसे 121 रुपए हो गए। वैसे अगर आप यहां देखें तो 2 सालों के बाद 100 रुपए आपका ओरिजिनल और 2 दफा 10 तो 120, लेकिन यहां 121, 3 साल हो गए। वो कहेंगे जी आपके पैसे चूंकि 121 थे, रेंट आपका बनता है 12.1, 10% के हिसाब से, आइडिया हो रहा है ना। और 121 रुपए आपके पहले भी हमारे पास 2 सालों के पड़े हुए थे, मजीद 12.1, और वो आपको कहेगा कि ले भाई 133.1 रुपए आपके बन जाते हैं, 3 साल के बाद आपको वो 133 रुपए जो है वो पे कर देगा। पहला बैंक वाला भी यही काम कर रहा था, लेकिन उसने आपको 130 दिए। वो इसलिए 130 दिए कि वो जब भी कैलकुलेशन करता था वो 100 के ऊपर करता था। वो कहता था रेंट लेदा, उसके ऊपर क्यों आपको इंटरेस्ट दूं, वो का ना आपसा था, आपने तो मुझे 100 ही दिया है। दूसरा बैंक कहता है कि ठीक है जी 100 दिया था, वो 10 रुपए जो आपने कमाए हैं वो भी तो आप ही के हैं, वो कौन सा मेरे हैं, वो भी मैंने आपके पैसों में शामिल कर दिए, पैसों में मिला दिए। अब आपके पैसे कहता जी 110 हो गए मेरे पास। हाँ बिल्कुल मैंने 110 को ही चूज करना स्टार्ट किया, कर तो वो भी यही रहा था, लेकिन आपको बस कह रहा था कि नहीं जी नहीं मैं तो उसको साइड पे रखा हुआ, मैं कौन सा आपके पैसे यूज कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा बैंक है जो करोड़ों रुपया जो है वो बंद करके रख दे। हाँ, ऐसा ऐसा ऐसी इंटरेस्ट स्कीम जिसमें आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर ही मिलता है। हर दफा कैलकुलेशन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर ही कैलकुलेट होती है। उस इंटरेस्ट को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसमें आपको इंटरेस्ट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे तो मिला ही मिला, लेकिन जो 10 रुपए आपने कमाए थे, आपको पता है इसके ऊपर भी 1 रुपया आपको मिला, तभी तो ये 11 रुपए का इंटरेस्ट बना है आपका, ये 10 रुपए का बना है। अगली दफा ये जो 1 रुपया ज्यादा बना ना, 1 रुपया, वो 10% का 10% 1 रुपया बनता है ना, वो 10 क्या है, आप कहें जी वो मेरा इंटरेस्ट था, तो इसका मतलब है कि आपको 10 रुपए का जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला यानी कि 1 रुपया, और जो ओरिजिनल था 100 रुपए उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला यानी कि 10 रुपए तो 11 रुपए हो गए। इसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल अमाउंट ओनली, कंपाउंड इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज वेल, या ऐसा कह लें कि ऐसी कैलकुलेशन जिसमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके आपके इन्वेस्टमेंट में शामिल कर दिया जाए और अगली दफा इन्वेस्टमेंट अपडेट कर दी जाती है। ये अपडेट होगी ना, चेंज हो गई, अपडेट यानी अपडेट करते, वो कहते हैं वही चल रहा है, ये आपका 3 साल वही चलेगा आपका इन्वेस्टमेंट। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, हर साल इन्वेस्टमेंट में अपडेशन हो रही है। क्या किया जा रहा है, इसमें इंटरेस्ट डालते जा रहे हैं, हर दफा वो चेंज होता है और हर नई कैलकुलेशन उस चेंज इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और जिसमें इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल में शामिल हो जाए, अगली कैलकुलेशन में न्यू प्रिंसिपल पर कैलकुलेशन की जाए, उसे हम कहते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट को उर्दू में सूद मुफरद बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को उर्दू में सूद मुरक्कब बोलते हैं। मुरक्कब, मिला हुआ, कंपाउंड, कंपाउंड किया हुआ, जमा हुआ, जमा किया गया। क्या जमा किया गया, इंटरेस्ट उसमें जमा किया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 3 नोटेशन और फिर ये मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। जो आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट करते हो या लोन लेकर आते हो, जैसे अगर आप बैंक में 100 रुपया देने गए तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप 100 रुपया लोन लेने गए तो आप उसे लोन कह रहे हैं। तो वो जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है या वो जो लोन आप ले रहे हो, उसको हम प्रिंसिपल कॉल करते हैं। तो इस एग्जांपल में 100 रुपया प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट बारो या जस्ट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल से मुराद वो रकम जो आप बैंक से इन्वेस्ट करने गए या लोन की सूरत में बैंक से लोन लेने गए कि जी मुझे 10,000 लोन दे दे, तो 10,000 प्रिंसिपल। मुझे लाख रुपया लोन चाहिए, लाख प्रिंसिपल। मैं 20 लाख रुपया आपके बैंक में इन्वेस्ट करने आया हूं, 20 लाख प्रिंसिपल। तो इसको हम अपने फार्मूलों में कैपिटल पी से लिखा। तो जो 100 रुपया है इस एग्जांपल में, वो प्रिंसिपल जो आप इन्वेस्ट करते हो या लोन लेते हो। सेकंड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना उन्हें आपसे किराया तय किया, इंटरेस्ट का रेट क्या तय किया। जैसे 10% क्या है, उसे हम आर से लिखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये परसेंटेज फॉर्म में होता है और इसे हम अपने फार्मूलों में आर लिख देंगे कि जहां पर भी हमें जरूरत पड़ेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे हम आर से लिख दिया करेंगे। कितना टाइम तक आपने वहां इन्वेस्टमेंट रखी है, जाहिर है 5 साल की रखीगी तो और बढ़ती गई ना, तो उसको हम टाइम बोलते हैं कि जी कितने टाइम तक आपने इन्वेस्टमेंट की। पौधा बड़ा होता है तो 2 साल तक बढ़ना, उसके बाद वो खेड़ देना, उसके बाद तो नहीं बढ़ना ना। तो टाइम जो है उसको हम स्मॉल लेटर पी से लिखाते हैं। प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट को पी से, जो हमें रेट मिलेगा इंटरेस्ट रेट यानी कि रेंट रेट क्या ले, वो आर से, कितनी देर तक हमने वो इन्वेस्टमेंट रखनी है तो वो पी से। इंटरेस्ट अर्न, कितना पैसा आपको टोटल रेंट के तौर पर मिला, एक वो है रेट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट या अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट क्या दें जी, टोटल इंटरेस्ट बने कितना बना है। जैसे 30, 10% क्या है, रेट है, 30 क्या है, इंटरेस्ट ड्यूरिंग द 3 ईयर, इसे हम कैपिटल आई से लिखेंगे। तो 4 चीजें हैं इसमें, प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया गया है, क्या रेट आपने डिसाइड किया है, कितने टाइम के लिए थी वो इन्वेस्टमेंट, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और इंटरेस्ट अमाउंट कितनी बनी। यानी कि मैं 30 रुपए की बात कर रहा हूं और दूसरी एग्जांपल में 33.1 रुपए की बात कर रहा हूं कि जी टोटल इंटरेस्ट 3 सालों को बनता है वो 33.1 बनता है। रेट नहीं, रेट 10%, 3 सालों का टोटल इंटरेस्ट अर्न जो है उसे कैपिटल आई से लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जी इंटरेस्ट कैसे 2 तरीकों से है। जाहिर है कंपाउंड इंटरेस्ट में ही फायदा है ना, तो ये नहीं कि जी सिंपल इंटरेस्ट में क्यों लगाने। वो कहता जी, बैंक कहता जी मुझसे लोन ले ले, मैं तो देता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, वो एक अलग स्टोरी है कि इसका उसमें क्या नुकसान क्या फायदा, वो एक अलग बात है। हम तो सिर्फ समझ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, दैट्स ऑल। हमारे लिए मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, हमने मैथमेटिकली इन चीजों को समझना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप अभी कवर पिछले चैप्टर्स कर रहे हैं तो पिछले चैप्टर्स की शायद किसी कॉन्सेप्ट का इसमें जिक्र नहीं है, ये अपना ही एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट लेके चलेगा। तो आप फॉर द टाइम बीइंग पिछला जो चैप्टर्स हैं या पिछले टॉपिक हैं फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर लें, इसको स्टार्ट कर दें ताकि ये तो ना पीछे रह जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, 20% यही है।
तो फिर ये अच्छी तरह कवर करें, बाकी अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है तो चलें वो बाद में भी आप इसकी कवरेज कर लें। तो शाम तक इंशाल्लाह मैं ना आपको भेज दूंगा इसके जो स्लाइड्स बनाए, वो मैं आपको भेज दूंगा।